मेरा बंदा मुझे बोल रहा है कि बोल दो हमारा कुछ नहीं है, हम फ्रेंड्स हैं। ओह गॉड। मॉर्निंग की बस पकड़ी और मैं दिन में आई गेस 3-4 बजे घर पहुंची, तो घर जाने के बाद देखा पूरा घर जला पड़ा हुआ है। मुझे तो ये भी नहीं याद है कि मैं 5 साल की थी कि 6 साल की थी जब मैंने अपने डैड को खो दिया था। माँ और बेटी का बहुत अलग रिश्ता होता है, तो मैं वो रिश्ता ख़राब कर रही थी। मतलब शूटिंग करके आ रही हूँ, पैकअप हुआ, उस पेड़ के नीचे जा रही हूँ मैं रोने के लिए, तुम ग्रुप में ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप पे। तो आई वॉज नॉट नोइंग व्हाट इज़ व्हाट्सएप। मैं क्या बोलूँ कि मम्मी मैं मिल के आई हूँ, अभी वो जा रही है। क्या हंस रही हो, क्या दांत निकाल रही हो, क्यों हंस रही हो? ये सीन है, तुम्हें अगर ये करना है तो तुमको ये करना पड़ेगा। और उसमें मैंने देखा कि सारे न्यूड पिक्चर्स थे, नीचे रश्मि गुप्ता की ऑडिशन स्क्रिप्ट जब आप प्ले कर रहे हो, इट्स अ फीलिंग, वो आप उसको आपको ना उस कैरेक्टर में ढलना होगा। मैं शूट कर रही हूँ, शूट के बीच में कुछ इंसान बोले तुम कितना लेटी हो। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रश्मि गुप्ता और मैं हूँ आज बज़ूका के साथ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया और आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त बज़ूका पे। और आज मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस, जिसे हमने गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, हमने बहुत सारे ऐसे सीरियल्स में देखा जहाँ इन्होंने सबका दिल जीत लिया। जी हाँ, आज हमारे साथ है रश्मि गुप्ता। कैसे हो आप? थैंक यू, मैं बहुत अच्छी हूँ। एकदम बढ़िया चल रहा है सब कुछ? बढ़िया। मेरा ना बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है एक आपसे कि आपकी लाइफ में हाई पॉइंट कौन सा था और लो पॉइंट कौन सा था? तो हाई पॉइंट मेरा ये था जब मैंने डिसीजन लिया कि मुझे बॉम्बे आना है और मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था और मुझे नहीं पता था कि मैं बॉम्बे आने के बाद क्या करने वाली हूँ, किसी को जानती भी नहीं थी और इंडस्ट्री में कैसे लोग मिलेंगे, क्या होगा, आई वॉज नोइंग नथिंग। बट डिसीजन लिया और वो आई और आने के बाद प्रूव किया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक पॉइंट, हाई पॉइंट आप जिसको बोल रहे हो, वो था। और सबसे लो पॉइंट मेरा था जब व्हेन आई वाज 5 years old, 5 or 6 years old, मुझे तो ये भी नहीं याद है कि मैं 5 साल की थी कि 6 साल की थी जब मैंने अपने डैड को खो दिया था। तो आई वॉज़ वेरी वेरी स्मॉल और मतलब एक छोटा बच्चा जिसको ये पता ही नहीं है कि उसका बाप अब नहीं रहा। मतलब आई वॉज नोइंग नथिंग कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तो वो सबसे जब रियलाइज़ हुआ, जब बड़े हुए और जब पता लगा कि पापा नहीं है, एक जिसका हाथ होना चाहिए सिर पे वो है ही नहीं, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लो। एंड बॉम्बे आना, डिसीजन लेना एंड देन अपने आप को अपने पापा की जगह पे रख के प्रूव करना, दैट वाज अ हाई पॉइंट फॉर मी। जब बाप का कहते हैं ना कि बाप का साया होना भी बहुत ज़्यादा बच्चों पर ज़रूरी होता है। आपके सर पे बाप का बिल्कुल भी साया नहीं था, तो आप घर की बड़ी बेटी हो। हाँ जी, मतलब मैं और भाई सेम एज के ही हैं और मेरा भाई है, मेरी मम्मी है और जैसा कि आपने कहा कि बाप का साया, आप बिलीव करोगे, मतलब एक छोटा बच्चा, मतलब जैसे मैं और भाई दोनों ही अगर सेम एज के हैं तो हमें कुछ नॉलेज ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कि क्या हमने अभी क्या दुनिया चल रहा है दुनिया में और दुनिया घर पे भी क्या चल रहा है। दुनिया देखना स्टार्ट ही किया था और हमारे साथ ये हादसा हो गया। और जब हमने तो ये भी नहीं पता कि हमारे डैड की जो डेथ हुई, क्या हमें उसका पोस्टमार्टम करवाना चाहिए, क्यों हुई, क्या हुआ। जो जैसा बोलते गया हम लोग वैसा करते गए। हम नहीं, मेरी माँ वैसा करती गई, क्योंकि वो भी इतनी नॉलेजेबल नहीं। गाँव में कैसे आपको पता है कि पढ़ाई लिखाई इतनी होती नहीं है, तो उनको भी इतना आइडिया नहीं। और ऊपर से फैमिली प्रेशर भी हो गया कि नहीं सब ये करो वो करो वो करो, तो उनको भी समझ आया नहीं, वो चीज़ें हो गई। और आज जब मैं इतनी बड़ी हुई हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने क्यों नहीं उस वक्त स्टैंड लिया या हाँ। मैं बोलती, ज़िद करती, लड़ाई करती, या कोई ऐसा बंदा होता जो सपोर्ट करता फैमिली में, नेबर में। नोबडी वाज देयर टू सपोर्ट अस। तो बहुत बड़ा लॉस है। और कहते हैं कि जब बाप का साया नहीं होता है तो फिर कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। मैंने तो पापा के साथ साथ मतलब फैमिली ही नहीं देखी है, मुझे नहीं पता कि फैमिली क्या होती है। बिकॉज जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मम्मी के लिए देखा, मम्मी का स्ट्रगल देखा। मम्मी ने क्या करती है मम्मी? अभी हमारे मतलब मेरी शॉप थी, कपड़े की शॉप थी और पापा वही संभालते थे। गोरखपुर में वही संभालते थे। काफ़ी बहुत नेम फेम वाली शॉप थी हमारी। उसके बाद जब पापा की डेथ हुई तो
मम्मी को नहीं पता कुछ, बच्चों को कुछ नहीं कैसे पता। हुई, मतलब थोड़ा सा बट आप सॉरी बट इवन आई डोंट नो। जब मैंने अपने पापा को देखा था तो लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक हुआ था, कुछ लोग कुछ और बोलते इतनी सी उम्र हैं। में हार्ट अटैक? आई डोंट नो एनीथिंग। मतलब मैंने मम्मी क्या सिर्फ- बताती हैं मैं आपको? स्कूल से आई थी, मैं स्कूल से आई, मैंने बैग रखा, मैंने मम्मी को पूछा मम्मी पापा कहाँ पर हैं। मम्मी ने बोली पापा कमरे में हैं। तो मेरा घर काफ़ी बड़ा है तो मैं बहुत थोड़ा गांव का डरपोक- घर भी बड़ा होता है ना हाँ काफ़ी, जी, ऑब्वियसली। यस। तो मैं थोड़ा सा डरपोक जैसी थी कि मैं हाँ। नहीं मम्मी के बिना ही जाऊँ, मम्मी के साथ ही जाऊँगी, हाँ। अकेले नहीं जाऊँगी। तो मुझे थोड़ा सा अंधेरे से और इन सब चीज़ों से डर लगता था। तो मतलब मैं गई नहीं कमरे में। एंड देन जब मम्मी गई कमरे में तो मम्मी के पीछे पीछे मैं गई और तब मैंने देखा कि मतलब पापा इज़ नो मोर। तो मुझे तो तब भी समझ नहीं आया कि हुआ क्या। तो मम्मी ने बोला कि जाओ भैया को बुला कर ले आओ, भैया ट्यूशन पढ़ने गया था। और फिर नेबर्स आए, फैमिली आई, चीज़ें हुई, तो सब यूं 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 हो गया। और तो वो हादसा, एंड देन जब थोड़ी थोड़ी मैं बड़ी हुई तो देखा कि घर में मम्मी स्ट्रगल कर रही है, हमें पाल रही है, हमें पढ़ा रही है, जिसको नॉलेज ही नहीं है किसी भी चीज़ की, क्योंकि गांव में इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं होती। राइट, नॉलेज नहीं होता। तो उनको दुकान नहीं गई है कभी आज तक। और फिर वो दुकान वगैरह उन्होंने जाने 4 महीना दुकान बंद रहा। दुकान बंद होने के बाद वो गई वहाँ पर, दुकान खोला उन्होंने, वापस से चेक किया कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि बच्चों को पालना था और उनका ये डिसीजन था कि वो दूसरी शादी नहीं करेंगी। तो मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि ऑब्वियसली बाप का साया बहुत ज़्यादा बच्चों के सर पे इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर मम्मी ने कैसे हैंडल किया घर वालों को, आपको? फिर ये एक बहुत बड़ा डिसीजन आपने लिया कि आपको मुंबई जाना है, क्योंकि गोरखपुर से उठ के मुंबई आना, मतलब कहते हैं ना कि एक हमारे लिए ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने माँ बाप को मनाना कि नहीं मुझे काम करना है। और प्लस जब घर पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हूँ, आप और आपका भाई मम्मी ही हो घर में, कैसे बड़ी बेटी को मम्मी भेज दें कि यार तुम मेरे पास नहीं रहोगी, वहाँ रहोगी अकेले, क्योंकि उनके पास किसी का सपोर्ट नहीं है ना जो कहे कि यार कर लेगी हमारी बेटी। तो कैसे हुआ ये सब? मतलब मुझे तो लगता है कि बहुत हार्ड डिसीजन था आपके लिए, मम्मा के लिए आपके। तो मैंने जैसे बताया कि मैंने फैमिली देखी ही नहीं है। छोटे पे फादर को खो दिया और जब होश आया, बड़ी हुई, तो माँ से दूर हो गई, क्योंकि कमाना भी था, खाना भी था। तो जब बड़ी हुई तो समझ नहीं आता कि क्या करूं, क्या ऐसे अर्न करूं, क्योंकि वहाँ पर मम्मी से जितना हो पाया हम लोगों के लिए उतना उन्होंने किया, अपना पूरा 100% उन्होंने दिया। बट मम्मी शॉप पे भी, पापा की दुकान पे भी जा रही थी, संभाल रही थी, तो उनका ना ध्यान थोड़ा बच्चों से हो जाता है ना, हट जाता है, क्योंकि दुकान भी हाँ। देख रही है, बच्चों को भी देख रही है। तो अब दुकान पर है तो बच्चे पीछे से क्या कर रहे हैं, यू नेवर नो, बच्चे अच्छी जगह जा रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कहते हैं जब बाप का साया नहीं होता है तो बच्चे बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं, माँ बाप का साया नहीं होता तो बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। तो बच्चे शरारती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो टाइम भी मेरी माँ ने देखा और मैंने भी देखा है। तो जब घर पे आती थी मम्मी तो मेरी उनसे बॉन्डिंग ना थोड़ी वैसी हो गई थी कि मतलब मैं उनको पसंद नहीं कर पा रही थी कि पढ़ाई को लेके डांट रही है मम्मी, कभी खाना नहीं खाया उसको लेके डांट रही है, कभी किसी चीज़ को लेके डांट रही है। बट उनका गुस्सा ना वो जायज़ था, बिकॉज़ वो सुबह दुकान पे जाने से पहले वो खाना बना रही है और वो खाना हम लोग जब स्कूल से आ रहे तो वो खाना हम खा रहे थे, बट हम छोटे हैं तो हमको नहीं पता कि खाना गर्म ही मिलेगा या ठंडा मिलेगा। हम जैसे मिल रहा हम खा रहे हैं और नहीं मन का तो नहीं खा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मम्मी नहीं है डांटने के लिए, तो हम लोग एकदम छोड़ दिया। ट्यूशन में मन करा तो जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई ढंग से हो रही है नहीं हो रही है, तो इतना मम्मी से नहीं एक सब कुछ नहीं हो पाया, सब कुछ नहीं हो पाया। तो वो चीज़ें जब मम्मी सामने बैठती थी तो मम्मी से ऐसे बहस हो जाती थी, हमेशा डांटने लगती थी, कभी कुछ करती थी, तो मैं थोड़ा सा वैसे हो गई थी मम्मी से कि मुझे पसंद ही नहीं हो रहा है मुझसे। हाँ, मुझे पसंद ही नहीं है, अब मुझे मम्मी पसंद ही नहीं है। तो वो बहुत मतलब मेरी माँ के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि उनकी बेटी जिसको सपोर्ट करना चाहिए वो उनके अगेंस्ट हो रही है, और माँ और बेटी का बहुत अलग रिश्ता होता है, तो मैं वो रिश्ता ख़राब कर रही थी। तो उसके बाद जब मैं थोड़ी और बड़ी हुई तो फिर मैंने अब चीज़ों को समझा। मैंने बोला कि घर पर हैंड टू माउथ की सिचुएशन हो गई थी,
कि दुकान पे मम्मी जा रही हो कि 4-5 महीना दुकान बंद होने के बाद ना वो दुकान जैसे मेरे पापा संभालते थे वो माँ नहीं संभाल पाई, क्योंकि मम्मी को इतना नॉलेज ही नहीं है कि पापा कैसे बेचते थे, कौन सा क्या सामान आ रहा है, कौन सा माल कहाँ से आ रहा है, मम्मी को नॉलेज नहीं है। तो बहुत कट टू कट सिचुएशन हो गई थी, हैंड टू माउथ सिचुएशन हो गई थी। कभी कभी तो मामा लोगों से पैसे लेने पड़ते थे कि घर पे बच्चों को मैंने प्रॉमिस किया है कहीं लेके जाना है। अगले दिन दुकान में बिक्री होती थी, मम्मी फटाक से मामा को पैसे भिजवाती थी। तो वो भी हमने देखा है वो चीज़ें, और जब देखा तो फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि अब मेरा टाइम हो रहा है कि आई शुड अर्न समथिंग। बट इतना नॉलेज नहीं था कि कहाँ जाऊँ, किस जगह जाऊँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे स्कूलिंग टीचिंग करनी चाहिए। तो फिर मैंने LKG और प्ले वे स्कूल में मैंने बच्चों को पढ़ाया है। कितने टाइम? और गोरखपुर में ऑलमोस्ट आई गेस 1 ईयर मैंने बच्चों को पढ़ाया है वहाँ पे। और बट वहाँ की सैलरीज बहुत कम होती है ना, मैंने सुना है वहाँ पे 6,000 तो आप बहुत ज़्यादा 5,000, यहाँ पे 2,000 2,500। ओ सब प्ले वे स्कूल, और 2,500 3,000 तो ऊपर बात नहीं करते हैं वो। तो 2,500 भी, बट जो इंसान कमाया नहीं है उसके लिए 2,500 भी बहुत था। है हाँ। तो 2,500 के लिए भी मैं खुश हो गई कि मैंने कमाया है। तो जब वो 2,500 कमाया तो मुझे लगा कि आगे और भी कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने मम्मी से रिक्वेस्ट किया कि मम्मी मुझे खुद भी पढ़ाई करनी है और घर का भी कुछ देखना है, तो आप मुझे बाहर भेजो। तो क्योंकि यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे इतनी सैलरी नहीं है। तो बहुत मुश्किल था मम्मी के लिए कि अपनी बेटी को घर से दूर भेजना। हाँ। क्योंकि लड़की है और सेफ्टी कहीं पर भी नहीं है, ऊपर से डैड नहीं है, और अकेले कहीं कुछ हो जाए तो मैं कैसे भागूंगी, कैसे करूँगी, क्या करूँगी। तो वो टाइम मम्मी के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि वो मुझे अपने आप से दूर करें। बट मैंने बहुत ज़िद में, बहुत उनको चिल्ला के, डांट के, उनको उंगली करके कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा। तो फिर मम्मी ने हाँ बोला, और देन मम्मी मुझे फिर लखनऊ लेकर आई। लखनऊ में मैंने रेड हिल स्कूल है, एडकॉम स्कूल है, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने प्ले वे, LKG, UKG पढ़ाया। उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को। उसके बाद शाम को मैं खुद बैंक की प्रिपरेशन के लिए जाती थी कि मैं एटलीस्ट अगर यहाँ से बैंक की प्रिपरेशन कर लूँगी तो शायद बैंक में जॉब कर सकूँ और अच्छा अर्न करके फिर मैं अपनी फैमिली को कर सकती हूँ। देख सकते तो उसके बाद फिर जब स्कूल में ज्वाइन किया तो वहाँ पे सैलरी मुझे 6,500 रुपये सैलरी मिली। तो कहाँ 2,500 एंड कहाँ 6,500 रुपये। तो 6,500 वो, फिर ट्यूशन की फ़ीस 2,000 रुपये, ऐसे ऐसे करके मैंने वो पैसा इकट्ठा किया। एंड देन उसके बाद फिर घर में आग लग गई। तो जब घर में आग लगी थी, वो भी कुछ AC का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, बहुत सारे वायर्स एक साथ कनेक्ट हो गए। एंड माई मॉम वॉज नॉट एट होम, वो बुआ जी के यहाँ गई एंड थैंक गॉड नहीं थी, वो डिनर पे गई थी। बट मेरा डॉग घर पे था, भाई मम्मी डिनर पे थे। एंड देन किसी ने फ़ोन किया कि घर में ऐसा ऐसा हो गया है और घर पे फिर आप लोग आओ। तो गाड़ियाँ आई। एंड देन उसके बाद देखा कि पूरा जो घर है हमारा वो पूरा जल गया है। वो हमारा डॉग, उसके अंदर पूरा धुआं भर गया है, तो वो भी नहीं बचा। मम्मी मुझे फ़ोन कर रही है, भैया मुझे फ़ोन कर रहा है। रात का वक्त था, तो रात में मैं सो गई, मुझे पता ही नहीं। कम से कम 40-50 कॉल किया होगा घर से, लेकिन नहीं आया। मैंने उठाया ही नहीं फ़ोन, क्योंकि मुझे पता ही नहीं। और जब मॉर्निंग मैंने फ़ोन देखा तो देखा 40 कॉल्स पड़ी हुई है घर वालों की। तुरंत मैंने कॉल किया तो वहाँ से रोने की आवाज़ सुनने को मिल रही है कि घर में ऐसा ऐसा हो गया है। और फ़्लाइट की सुविधा ही नहीं थी गोरखपुर में उस वक्त। राइट। मैं ट्रेन, बस, जहाँ जैसे हुआ मैं भागी, बस में बैठी, मॉर्निंग की बस पकड़ी, और मैं दिन में आई गेस 3-4 बजे घर पहुँची। तो घर जाने के बाद देखा पूरा घर जला पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैं एकदम समझ नहीं आ रहा कि अभी मैं मम्मी के पास रहूँ या काम करूँ या पैसे अर्न करूँ या क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत हेल्पलेस हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब घर में देखा भी नहीं जा रहा था। मतलब भाई भी जब बड़ा हो रहा था, मम्मी इसको दुकान पे बैठाई। मम्मी ने कभी भाई से पूछा नहीं कि तुम्हें क्या करना है लाइफ में, कभी कुछ पूछा ही नहीं। और ना भाई ने कभी अपनी चीज़ें रखी कि मुझे ये करना है। इट वॉज प्लान्ड कि मम्मी दुकान जा रही है, भैया बड़ा होगा वो दुकान संभालेगा। कभी उसके ड्रीम्स, उसकी चीज़ें पूछ ही नहीं गई, और ना उसने कभी जिक्र किया। तो दुकान पे भैया भी धीरे धीरे बैठना शुरू किया मम्मी के साथ। तो अब मैं ना बहुत परेशान हो रही थी कि मैं क्या करूं, मैं डिसीजन ले ही नहीं पा रही थी।
तो फिर मैं वापस सब कुछ देखने दाखने के बाद फिर मैं वापस लखनऊ पहुंची। मैं वहाँ पे अपने वापस से स्टार्ट किया एंड पैसे अर्न करने के बाद फिर एक दिन मैंने सोचा कि इससे नहीं होगा कुछ, इन सब चीज़ों से 6,500 रुपये से मेरा घर नहीं चलेगा। तब मैंने डिसीजन लिया कि वहाँ पे आपका भी खर्चा अलग होगा, रहने मैं भी पीजी में रह रही थी, मैं भी वहाँ पीजी में रह रही थी। कभी एक टाइम खाना खा रही हूँ, एक टाइम मैं स्कूल में बच्चों के साथ खाना खाती थी, क्योंकि मैं डे केयर भी करती थी बच्चों के साथ। तो वो भी मैंने देखा है कि वो जो डे केयर में खाना बच्चों के साथ खाते हैं वो खाती थी एंड देन वो जो पैसे थे वो उसको सेव करती थी कि चलो ठीक है एक टाइम का मेरा पैसा बच गया। तो वो पैसे मैंने सेव किए। उसके बाद सेव करने के बाद फिर सोचा कि इससे तो नहीं हो पा रहा है, घर नहीं चल पाएगा। फिर मैंने प्लान किया कि कुछ बड़ा करना है और उसके बाद फिर दिमाग में एक्टिंग कैसे आई थी जब आपने? दिमाग में एक्टिंग इसलिए आई क्योंकि घर में बुआ जी की ना थिएटर है, पिक्चर हॉल है बुआ जी का। तो बहुत सारे वहाँ पे ना एक्टर्स आते हैं और वो भोजपुरी पिक्चर हॉल है। तो वहाँ पे सारे भोजपुरी पिक्चर्स लगते, तो सारे ना भोजपुरी के एक्टर्स आते थे हमारे हर फंक्शन में, सारे स्टार्स आते थे। तो उन्होंने मुझे जब भी देखा कहते इसको ट्राई करवाओ ना, इसको करवाओ ना, तो एकदम हीरोइन लगती है। मेरे घर में भी दादी मेरी बोलती थी कि सब लोग टीवी पे देखो कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, तुम भी ट्राई करो। तो मेरी दादी भी मुझे बोलती थी। तो मैंने उस वक्त तो छोटी थी वो। और ना गोरखपुर वालों के लिए ना मुंबई मतलब सोचना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि यहाँ पे कितने लोगों को मैंने देखा है, लोग आए हैं, छोटे मोटे काम कर लिए हैं, कभी मिलता ही नहीं है। मतलब आपको स्क्रीन टाइम कभी नहीं दिया जाता है, आपको खड़ा कर दिया जाएगा पीछे। करेक्ट। लेकिन स्क्रीन टाइम मतलब कैसे हुआ आपका, कैसे हुआ? मतलब मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है जानने में। तो फिर ये डिसीजन लिया, उसके बाद फिर मैं बॉम्बे पहुंची और ऑन द स्पॉट लिया था कि अब करना है? हाँ मतलब करना है। और जितने पैसे मैंने जो इकट्ठा किए थे टोटल मेरे यहाँ से 30,000 और 35,000 मैंने उस पूरे साल 2 साल में जितना भी मैं कर सकी थी वो किया मैंने। और उन पैसों को लेकर के मुझे लगा कि एक बार मैं मुंबई ट्राई करती हूँ। अगर होता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मैं बैंक की प्रिपरेशन कर ही रही हूँ एंड देन कुछ कर लेंगे। तो वैसा मेरा था प्लान। फिर मैं घर पे गई, अपने घर में बात करी और मैंने बोला कि शायद, मैंने पहले घर को देखा क्योंकि घर वैसा ही था, बस एक वाइट वॉश करवा दिया गया था क्योंकि रहना था, क्योंकि घर जल चुका था। तो वाइट वॉश करवा के रह रहे थे हम लोग। तो फिर मैंने देखा घर को और मैंने बोला शायद इस घर की बरकत मेरे हाथों है। तो मुझे एक पता नहीं क्या, मुझे एक ऐसा अंदर से आया और मैंने ये लाइन अपनी दादी को बोला कि दादी मेरे साथ नहीं रहती थी, बट हाँ मेरे जस्ट बगल में बड़ी मम्मी का घर है तो वहाँ रहती थी। और मैंने दादी से बात हुई, मैंने दादी को बोला दादी मुझे लगता है कि इस घर की बरकत मतलब मेरे हाथों से ही है। तो दादी ने भी बोला ठीक है। और फिर मैं रातों रात बॉम्बे आई तो गूगल से जितना सर्च कर सकती थी, पीजी, फ्लैट्स, प्रोडक्शन हाउसेस, वो सारी चीज़ें मैंने एक कॉपी में करके लिख के रखा हुआ था कि कहाँ कहाँ जाना है, क्या करना है। जब मैं पहुंची तो अनजान शहर, बहुत ही अनजान शहर। और वो लड़की जो गोरखपुर से कभी बाहर ऐसे निकली ही नहीं है। मेरे घर में आज भी मैं घर में जाती हूँ, आप मुझे 7 बजे के बाद घर से बाहर देखोगे ही नहीं, मैं नहीं निकलती हूँ। तो लखनऊ में आने के बाद, ये डिसीजन लेने के बाद, बॉम्बे पहुँचने के बाद मेरे लिए सब कुछ नया, डर लग रहा था कि कुछ हो ना जाए मेरे साथ, क्योंकि मुझे तो उस वक्त पता नहीं था कि तब इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। बॉम्बे सेफ है नहीं है, मुझे साल नहीं पता। पुरानी बात है ये मैं 2014 एंड की बता रही हूँ आपको। या और जब मैं आई तो मतलब बहुत डर था मन में, लेकिन एक हिम्मत भी थी, करना है घर वालों के लिए। मेरी माँ ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, मुझे भी करना है। तो एक वो था मेरे दिमाग में कि करना ही करना है और रुकना है। आई, उसके बाद मैंने पीजी देखा, वहाँ पे बात करी मैंने, तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे एक रूम में 4 लड़कियाँ रहती हैं। हाँ। तो वो भी मैंने टाइम देखा। मैं 4 बंगलोज़ में रही और मैंने 4 लड़कियों के साथ अपना रूम शेयर, अपने आप को शेयर किया। और उसके बाद ऑडिशंस देने जाती थी। मुझे ऐसे बस स्टॉप पे बैठ के ना सिर्फ देखती थी कि रोती रहती थी कि यार कैसे होगा, डर लग रहा है, कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी से कोई बात ही नहीं, कोई जानता ही नहीं है मुझे, मैं किसी को जानती ही नहीं हूँ। तो बहुत ऐसे बैठ के एकदम रोना, मम्मी की याद भी आ रही है, भाई की याद भी आ रही है, बट
पता नहीं फिर कैसे हिम्मत आई, फिर प्रोडक्शन हाउस गई, ऑडिशंस किए मैंने। मुझे तो एक्टिंग का ए भी नहीं आता था, मुझे तो पता ही नहीं था कि एक्टिंग होती कैसे है। बट आपने कहा कि आपकी बुआ के घर भोजपुरी के स्टार्स आते थे, बट आपको नहीं लगा कि यार वो इजी आइडिया था, वहाँ पे इजीली कुछ ना कुछ हो जाता? मुंबई आके इतना स्ट्रगल करना, उतना आपने नहीं सोचा? नहीं सोचा, मैं छोटी थी। और मैंने वही बोला ना कि मैंने फैमिली देखी ही नहीं है। मतलब आफ्टर माई मेरे पापा की डेथ के बाद मैंने अपने फैमिली रिलेटिव्स में किसी को देखा ही नहीं है, क्योंकि वो लोग कभी एक बन के रहे ही नहीं। हाँ, जब हमें उनके सपोर्ट की ज़रूरत थी तो कोई नहीं था। घर घर की कहानी, घर घर की कहानी, कोई नहीं था। मतलब इधर आँख खोलो तो ताऊ जी लोग नहीं थे, इधर आँख खोलो चाचा लोग नहीं थे, इधर आँख खोलो बुआ जी लोग नहीं थे, इधर खोलो मामा लोग नहीं थे, कोई नहीं था। तो मम्मी, मैं और भाई, ये 3 ही लोग हैं जो हम लोग देख रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा था ना किसको क्या बोलें। तो और ये मेरा डिसीजन था, पता नहीं वो लोग बुआ लोग साथ दे ना दे, वो हेल्प करे ना करें। तो ये भी था मन में कि अब यहाँ पे आपको पता है छोटे शहरों में थोड़ा सा चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, फैमिली में लोग सपोर्ट नहीं करते। और अगर आपने कह दिया आपको तो एक्टिंग करनी है भाई, तुम क्या कर रही हो, हाँ, तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। और कल को कुछ हो जाए तो सबसे पहले हाथ पीछे कर लेते हैं। हमने तो बोला था मत हमने तो कहा ही था मत करो। तो ये सारी चीज़ें थी, तो वो चीज़ तो दिमाग लगाया ही नहीं मैंने। और जब उन लोगों ने कहा था तब मैं बहुत छोटी भी थी, आई गेस 7th 8th और 9th क्लास में। तब वो लोग तो आके बोल जाते हैं, लोग तो आके बोल जाते हैं कि अरे बड़ी सुंदर है यार, इसको तो वो टीवी में होना चाहिए। बट वो आपको कैसे लेना है वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप जैसे 1000 लाख लड़कियां रोज रोज मुंबई में आती हैं, क्यों आपका ही होगा, वाई? तो उसके बाद फिर मैंने प्रोडक्शन हाउसेस में जाना शुरू किया। और फिर वहाँ पे लोगों से जब मैं इंटरेक्ट करी तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम ग्रुप में ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप पे। तो आई वॉज नॉट नोइंग व्हाट इज़ व्हाट्सएप, मुझे तो ये भी नहीं पता था। तो मैंने एकदम वैसे हो गई, मैं एकदम जेब सी हो गई कि यार व्हाट्सएप क्या पता नहीं। मैंने कहा ओके ठीक है, मैं ज्वाइन कर लूँगी आप लोग को। फिर घर गई, फ्लैट में गई अपना, फिर चेक किया व्हाट इज़ व्हाट्सएप। तो पता लगा कोई एक एप्लीकेशन है जिसमें इट्स अ ग्रुप, हम लोग ज्वाइन करके हम लोग ऑडिशंस के मैसेजेस आएंगे। तो फिर मैंने वो डाउनलोड किया एंड देन उस ग्रुप में ज्वाइन हुई। फिर वहाँ उस ग्रुप में जितने मैसेजेस आते थे तो मुझे तो नहीं पता था कि कौन से फेक होते हैं कौन से रियल होते हैं। मैं हर ऑडिशन में चली जाती थी, और कहीं फेक कास्टिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। बट लकीली मुझे ज़्यादा ऐसे लोग नहीं मिले जो मुझे गलत राह पे लेके जाएं। तो मुझे सबसे पहले मुझे एक ऐड शूट मुझे मिल गया, एक स्पोर्ट्स ब्रा का ऐड था और मुझे उसके लिए कास्टिंग हो गई मेरी। और जब कास्टिंग हो गई तो मुझे कैश इन हैंड मुझे मिल गए। जब मुझे कैश इन हैंड मिल गए तो मेरे को लगा यार काम तो मिल रहा है। हाँ, और अच्छे पैसे मिल रहे हैं। जो मैं 6000 रुपये कमाती थी एक महीने में, वो मुझे एक दिन में 10,000 रुपये मिल गए। तो मेरे लिए एकदम मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात यार, राइट। तो अब मुझे लगा कि नहीं यार, अभी मुझे यही करना है ना। तो एक आइडिया भी आया। फिर उसके बाद फिर मुझे ब्रेक मिला CID से। CID जो एपिसोडिक है वो, और मेरा पहला TV शो यही था, CID था। जब मैंने उसमें काम किया, फिर मैं तो एक छोटे से रोल के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पे जब गई तो मुझे बहुत अच्छा मतलब रोल मुझे मिला। मतलब मैंने तो पूछा भी नहीं क्या रोल है, क्या नहीं है। मैंने बोला हाँ कर लूँगी। लेकिन जब मैं गई तो मुझे वहाँ पे स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा देर तक और बहुत डायलॉग्स पोर्शन मुझे बहुत अच्छा मिला। तो वो एक मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि मैं एक छोटे से रोल के लिए गई हूँ, लेकिन मुझे स्क्रीन शेयर बहुत ज़्यादा मिला। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद जिस प्रोडक्शन हाउस में मैंने ऑडिशन दिया था वहाँ से मुझे कॉल्स आई, तो मुझे और उम्मीद हो गई कि शायद हो सकता है। तब मुझे पता लगा कि शायद यही मेरा टैलेंट है और मैं यहीं पर ही काम करूँगी, यहीं से कमाऊँगी। मतलब आपने कुछ ऐसा थिएटर में आई वॉज नोइंग नथिंग। जब ऑडिशन के लिए लोग आते थे ना तो मैं ऐसे उनको देखती थी कि कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे देखती थी मैं उनको। जब देखती थी तो फिर समझ आया कि अच्छा ऐसे परफॉर्म करना है। फिर जब मैं पढ़ती थी तो स्टार्टिंग में तो मैं उनको देख के करती थी, लेकिन जब समझ आया कि ऑडिशन स्क्रिप्ट जब आप प्ले कर रहे हो, इट्स अ फीलिंग, वो आपको ना उस कैरेक्टर में ढलना होगा, जो भी आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। आजकल के मैंने बच्चों को देखा है 12-13 साल थिएटर में प्रैक्टिस करते हैं, और आपने विदाउट प्रैक्टिस एंड ऑल आपने डायरेक्ट आप मैदान में कूद गई मैं। ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी बात होती है। बिना डरे बिना कुछ किए पता नहीं मैं कैसे आ गई।
मुझे तो नहीं बिलीव है, मुझे आज भी भरोसा नहीं होता है कि मैं टीवी में हूँ, मैं टीवी में काम कर रही हूँ, लोग मुझे जानते हैं और मैं एक सेमी नोन की कैटेगरी में हूँ कि अगर मैं रश्मि गुप्ता का नाम आता है तो पीपल नो कौन रश्मि गुप्ता। तो ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। राइट। कि जिसके सिर पर किसी का हाथ नहीं, आप समझ रहे हो, किसी का हाथ महाकाल का हाथ है आपके सिर पे, महाकाल का पूरी हाथ है। पूरी तरह से। तो और मैं ना मैं आपको सच बताऊँ, मैं कर्मा बिलीवर हूँ, तो मैं चीटिंग पे बिलीव नहीं करती। और मुझे लगता है कि अगर कोई इजी मनी आ रहा है या इजी वर्क मिल रहा है तो मैं उस पर बिलीव नहीं करती, क्योंकि मैंने वो स्ट्रगल देखा है, अपनी मम्मी का स्ट्रगल देखा है। मतलब ऐसा लगता है ना कि अपना सिर भी काट के अपनी माँ के चरणों में रख दो ना, वो भी कम है, क्योंकि उन्होंने जो किया है हमारे लिए, वो चाहती दूसरी शादी करके अपनी एक लाइफ सेटल कर सकती थी। राइट। लेकिन उन्होंने मेरे और मेरे भाई के लिए सेक्रीफाइस किया अपने आप को। तो मतलब ऐसा बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है एक लड़की के लिए। माँ ने, जिसको कुछ पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, उसने अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों को दे दी। मेरी मम्मी की उम्र क्या थी? शी वॉज वेरी यंग। पापा मतलब शायद 35 के होंगे, तो मम्मी तो उनसे भी छोटी थी। मतलब उन्होंने सब कुछ हम लोग को दे दिया, पूरी लाइफ दे दी। आजकल की लड़कियां 40-35 में शादी कर रही हैं। तो जितना कर दूँ ना उनके लिए उतना ही कम है। तो उसके बाद से जब जर्नी स्टार्ट हुई ना, तो जितना भी अर्न किया ना, सब मम्मी भैया को। घर चलाना है करो, घर में पेंटिंग करानी है करो, घर बनवाया, सारी चीज़ें करी। जितना आया, मैंने सिर्फ रेंट का पैसा मैं रखती थी कि रेंट देना है, मुझे चाहिए ही नहीं कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ एक जिम्मेदारियाँ थी कि करना है, घर वालों को देखना है। सिचुएशन देखी, हैंड टू माउथ देखा है। एक बार डिमांड किया था कि मम्मी डोसा खाना है, उस दिन दुकानें बिक्री नहीं हुई थी। मम्मी ने बोला, प्रॉमिस किया था कि शाम को लेके जाऊंगी, और मुझे नहीं पता था कि बिक्री नहीं हुई दुकान पे। मम्मी मामा के पास गई कि पैसा दे दो, बच्चों को लेके जाना डोसा खिलाने। मम्मी हम लोग को लेके गई, डोसा खिलाया, हम घर पे आए। अगले दिन दुकान पे जब जो भी बिक्री हुई, 100-200 जो भी हुआ, मामा को पैसे भेजे गए। तो बट मुझे लगता है कि जब आप लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा है, तो जैसे आपके मामा ऑब्वियसली भाई हुए, राइट? तो उस टाइम पे पैसे ना लेना, सपोर्ट करना बहुत मायने रखता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि आई एम अ कर्मा बिलीवर, राइट। तो अभी मैं पूछना चाहती हूँ, अभी कुछ आप हो रिलेशन में अपने मामा के साथ बातचीत वगैरह? देखिए सबसे वैसा ही है, बहुत इट्स वेरी नॉर्मल। मतलब आप आए हैं, नमस्ते, आप नहीं हैं तो कोई बात नहीं, तो वैसा है। मतलब अभी भी आप सबका आना जाना है, सबसे बात होती है, बट वो जो कनेक्शन होता है ना, मामा या राइट, चाचा, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, वो जो रिलेशन है ना, वो जो तार होता है इतना मजबूत नहीं है, वो तार ही नहीं है। जिस जगह पे मेरे बड़े पापा को बोलना चाहिए था कि आज मेरे छोटे भाई की डेथ हो गई है, तुम बच्चे लोग टेंशन मत लेना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, वो चीज़ मेरे कान कभी नहीं सुने, वो कान कभी नहीं सुने। वो दादी जिसको सपोर्ट करना चाहिए, तो बहुत, मैंने बोला ना, कोई सब आंखें खोलो तो कोई भी नहीं है। तो मैंने मम्मी में मामा, चाचा, काका सब कुछ देख लिया मैंने। मतलब आप एकदम से बदल चुकी हैं, ठीक है, रिश्तों से बदल चुकी हैं। करेक्ट। मुझे पता ही, मैं अगर आप मुझे बोलोगे तुम मम्मी के कितने भाई, तो शायद मैं आपको बता भी ना पाऊँ कितने भाई हैं, क्योंकि बहुत छोटे से ही मैं बाहर निकल गई अर्न करने, पैसे कमाने। रिलेशन क्या होता है मुझे नहीं पता। जब दूर हुई, लखनऊ आई ना, तब मुझे माँ का प्यार समझ आया। जो मैं झगड़ा करती थी मम्मी से कि मम्मी मेरे को पसंद नहीं आ रही है, लड़ाई हो रही, चीज़ें हो रही हैं, जब मैं हेट वाला सीन चल रहा था, जब उनसे दूर गई ना, तब मुझे उनकी वैल्यू पता लगी कि माँ होती क्या है। राइट। आपने अभी बोला कि जब मैं मुंबई में आई तो मुझे ज़्यादा लोग, लकीली ज़्यादा बुरे लोग नहीं मिले। कुछ तो मिले होंगे ना, ज़्यादा नहीं मिले तो कुछ तो मिले होंगे। कुछ जो मिले थे वो कैसे थे? मतलब मैं सच कहूँ तो मैंने कभी ना कोई टारगेट करके नहीं आई थी कि मुझे मेन लीड बनना है, मुझे हीरोइन बनना है। मैंने कभी कुछ टारगेट नहीं किया था। जो काम मिलेगा, मुझे लगा था छोटा बड़ा जो भी अच्छा काम होगा आई विल डू, बट बाय गॉड ग्रेस, जैसे कि आपने कहा महादेव की कृपा है, मैंने छोटा काम भी अगर किया है ना, वो छोटा काम स्क्रीन पे बहुत बड़ा रहा है, और लोगों ने मुझे प्यार दिया है। मतलब मेरा कैरेक्टर बना है। अगर मैं छोटे कैरेक्टर के लिए भी जाती थी ना, तो राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर,
उनको लगता था कि नहीं यार ये बंदी खेल रही है, इसको इसके लिए लिखो। मेरे लिए लिखा गया है कैरेक्टर। तो मैंने जितना भी काम किया है ना, मैं उसको छोटा कह ही नहीं सकती हूँ। अब मुझे पब्लिकली बहुत सपोर्ट मिला है। मतलब आप खुद सोचो, यहाँ पे लोग आते हैं और आके चले जाते हैं, लेकिन मैं आज भी यहाँ हूँ और अपना अच्छा काम कर रही हूँ। तो वो जब छोटा काम करने की जब वो बड़ा बन गया, तो फिर कोई ऐसा इंटरेक्शन किसी से हुआ ही नहीं कि वो मुझे किसी चीज़ के लिए अप्रोच करें। आप समझ रहे हो कि मेरे को वो बोले कि ये सीन है, तुम्हें अगर ये करना है तो तुमको ये करना पड़ेगा। तो मेरा जब कोई टारगेट ही नहीं है कि मुझे लीड करना है, मुझे हीरोइन बनना है, और मेरा कोई वैसा नहीं है कि नहीं मुझे सोच के आई हूँ कि उसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊँगी, उस कैरेक्टर के लिए मैं कुछ भी कर जाऊँगी, तो जब वो टारगेट ही नहीं है तो मुझे ऐसे लोग भी नहीं मिले। जो 2014-2015 में जिन लोगों से मैं जुड़ी हूँ, मैं आज भी उन्हीं लोगों से जुड़ी हूँ। वो जर्नी जितनी भी लंबी चली है, वो मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, वो कास्टिंग वाले मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। कल मैं उनको कॉल करती थी, आज वो मुझे कॉल करते हैं। तो वो रिस्पेक्ट, वो प्यार मैंने कमाया है। बहुत लोग हैं जो ये सोच के आते हैं कि नहीं मुझे यही कैरेक्टर करना, उस कैरेक्टर के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी। तो आपने अपने आप को वैसा रखा है ना वहाँ पर। कास्टिंग वाले या जो भी आपको मिलेंगे तो वो आपको वैसे ही अप्रोच करेंगे, राइट? कि अगर लड़की कह रही है कि उसको कुछ भी करना है, उसको ये कैरेक्टर चाहिए, उनका क्या है, वो तो बोलेंगे ना कि हाँ चलो ठीक है, तुम्हें ये करना पड़ेगा, फिर ही तुम्हें मिलेगा। तो ये उनकी आपस में चीज़ें हो गई। बट आप भी तो उसी लोगों के साथ तो आप भी हो ना, जहाँ वो बोल रहे हैं दूसरों को करने के लिए, बट वो आपसे रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। रिस्पेक्ट से बात। मैंने कभी अपने आप को, मैंने क्या कहा कि मैंने कभी वो करके नहीं आई थी कि मुझे ये कैरेक्टर करना, उसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी। मेरे दिमाग में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे आप फिर भी उन लोगों के साथ आपने रिलेशन फिर भी रखा है। हाँ, तो लेकिन वो लोग तो गलत है ना, आपको तो पीछे। मेरे साथ उन्होंने कभी गलत नहीं किया, बट किसी और के साथ तो कर। मुझे उनके बारे में नहीं पता। वो उनकी मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स मिलते हैं कि यार मुझे कॉम्प्रोमाइज़ की बात करी गई मेरे से, वो ऐसा बोला। तो मैंने कहा मुझे क्यों नहीं मिलते हैं, मैंने अपने आप को वैसा नहीं परोसा है। मैंने कभी अपने आप को वैसा नहीं रखा है कि सामने वाला कभी मुझे ये अप्रोच कर सके कि तुम ये करो तो तुमको ये मिलेगा। क्योंकि मैंने ये भी देखा है, लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोज होके जाते हैं, यू नो, जब वो किसी ऑडिशन के लिए जा रहे हैं, खुद को इतना एक्सपोज कर देते हैं कि सामने वाले लगेगा कि यार क्या। करेक्ट भाई, मैंने जैसे आप परोसोगे वैसे आपको मिलेगा। मैं इस पर बहुत बिलीव करती हूँ। मैंने बोला मैं कर्मा बिलीवर हूँ। तो ड्रेसिंग स्टाइल वगैरह मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। आप क्या बोलते हो वो बहुत मैटर करता है। आपके हाव भाव, आपके एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग मैटर्स। तो मेरे साथ तो मैं तो बिल्कुल ही बहुत सिंपल सी सीधी सादी लड़की, जो कभी कभी सूट पहन के भी ऑडिशन के लिए चली जाए और कास्टिंग वालों से मिलने भी सूट पहन के ही चली जाए, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि क्या कब क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। हाँ। तो वो तो सूट में ही खुश होकर एकदम क्वीन समझ के अपने आप को वो चली जा रही है। तो मेरा वैसा था। तो कभी इनसिक्योरिटीज़ नहीं हुई कि यार इतनी सारी लड़कियां हैं, मुझसे भी खूबसूरत हैं, मुझे मिले ना मिले, मतलब मेरा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, यू नो, कभी वो इनसिक्योरिटी रश्मि गुप्ता को नहीं हुई है? स्टार्टिंग डेज में तो जब आई थी तो पता ही नहीं था लड़की या क्या है, कौन कॉम्पिटिटर है, नहीं पता था। जब काम मिलना शुरू हुआ तो समझ में तब भी नहीं पता लगा, तब भी नहीं। मेरा काम आप नहीं ले सकते हो, आपका काम मैं नहीं ले सकती। मेरा कैरेक्टर ऊपर वाला लिखा है, जो भी ये प्रोडक्शन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, वो देखकर आपके लिए लिखेगा या समझेगा। मेरे लिए मेरा कैरेक्टर बना है। लेकिन आज अगर आप पूछोगे, इनसिक्योरिटीज़ होती है। क्यों? आज कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और आज हर घर में एक्टर्स भरे पड़े हैं। क्योंकि आज हर इंसान, चाहे वो मम्मी हो, चाहे वो पापा हो, चाहे वो दादा हो, चाहे वो दादी हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा बच्चा हो, चाहे वो बहुत बड़ा बच्चा हो, सब कैमरे के आगे आके बोलते हैं कि मैं एक्टर हूँ। सबको एक्टर बनना है, राइट? सबको एक्टर बनना है। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे छोटा बड़ा बता दिया तो मुझे याद आ गया यूट्यूब का। आजकल के वो डिजिटल लोग हैं जो हर वक्त ब्लॉग्स बनाते हैं, सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं, यू नो। तो आजकल क्यों आपको लेंगे, वो क्यों लेंगे? डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स क्यों आपको लेना पसंद करेंगे जब इतनी अच्छी एक्टिंग 1 मिनट 2 मिनट के रील में हो रही है? तो क्यों लिया जाए? बट मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल काटना चाहूँगी कि आज जो रील में और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं किसी को ना पर्टिकुलर उनको
ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एक्टर हाँ। नहीं हो या इन्फ्लुएंसर नहीं हो, मैं उनको टारगेट नहीं कर रही हूँ। जब कोविड का टाइम आया और जब ये रील्स और ये सारी चीज़ें इंस्टाग्राम और टिकटॉक चालू हुआ, तो हर इंसान को ना मौका मिला, कैमरे पे आने का मौका मिला या और उनको लगता था कि उनके अंदर कुकिंग स्किल्स हैं, उन्होंने वो दिखाया, डांस का है, उन्होंने वो दिखाया, जिसको जो आता था उसने अपना टैलेंट उस कैमरे के सामने दिखाया, शोकेस किया। ठीक है, तो वो भी गलत नहीं है, बट उसके लिए ना एक अलग मार्केट है, इन्फ्लुएंसर्स का अलग मार्केट है, दैट इज़ ब्रांड। ब्रांड के साथ वो कोलैब कर रहे हैं, वो ब्रांड की चीज़ें लोगों में पहुंचा रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट वो इन्फ्लुएंसर्स जो ये ब्रांड की चीज़ें कर रहे हैं, वो आज बोल रहे हैं मुंह उठा के कि मैं एक्टर हूँ, दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। आप एक्टर नहीं हो, आप 30 सेकंड की रील में आ रहे हो, आप नाच रहे हो, आप बोल रहे हो, अच्छी बात है, बट यू आर नॉट एन एक्टर। आपको एक्टर, अगर आप एक्टर हो तो हम लोग क्या हैं? हम क्या हैं? हमने एक्टिंग की, हम 15 साल इंडस्ट्री को दिए हैं, तो आपका एक अलग मार्केट है। मैं उनको बिल्कुल टारगेट नहीं कर रही हूँ, उनका एक बिल्कुल मार्केट है। हमारा अगर टीवी है, ओटीटी है, सीरीज़ है, मूवीज़ है, तो उनका भी एक अलग टारगेट है, उनका भी अलग मार्केट है। बट वो मार्केट से हट के वो इधर के मार्केट में आते हैं। लेकिन देखता है, आप देखो ना कि बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स को कास्ट करते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि उनसे गलती हो गई है और नहीं हो पाएगी। बिकॉज ऑफ पॉपुलैरिटी, इनकी पॉपुलैरिटी बहुत है, नंबर्स के पीछे जाते हैं। हाँ, नंबर्स के पीछे जाने के फॉलोवर्स बड़े मैटर करते हैं आजकल के। इंस्टाग्राम पे आपके 2 मिलियन है, 4 मिलियन, 10 मिलियन है, वाओ, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन को उठा लो, तो वो किसको कास्ट करेंगे? आपको क्या लगता है? अगर मैं आपको 3 ऑप्शन दे रही हूँ कि एक का 10 मिलियन फॉलोअर्स एक लड़की का, एक का 15, एक का 20, तो क्या लगता है किसको उठाएंगे? ऑब्वियसली जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे उनको उठाएंगे। आजकल ऐसा हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। आप एक एक्ट्रेस हो, आप बहुत ही अच्छे से मुझे समझा सकती हो, लोगों को समझा सकती हो कि यहाँ पर खेल चल रहा है आजकल इन्फ्लुएंसर्स का। इन्फ्लुएंसर्स के पास है तो वो ले रहे, इन्फ्लुएंसर्स को भी एक चेहरा चाहिए टीवी में आने का, या चाहिए उनको कि यार मैं ओटीटी पर आऊँ, कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म मुझे मिले जो मुझे बताए कि यार मैं हूँ कुछ यहाँ, क्योंकि वो अपने पे तो कर ही रहे, नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आएंगे तो और नंबर्स आएंगे, लोग और जानेंगे। तो मतलब उनका ये खेल है और आप लोग को वही पीछे कर रहा है, बट उन लोगों को ला के अगर हम यहाँ पे खड़ा करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो नहीं हो पाता है, नहीं चल पाते, बिकॉज वो एक्टर्स नहीं हैं। वरना अगर ऐसे ही हर घर में एक्टर्स होगा तो फिर हम लोग की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, राइट। हम लोग को तो फिर घर बैठना चाहिए। बट स्टिल जो लोग काम कर रहे हैं वो अपनी एक्टिंग की वजह से काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्टर हैं। आज के टाइम पे कॉम्पिटिटर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, इतने ज़्यादा, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। अपना रील है, टिकटॉक है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं, यूट्यूब है, जो हर इंसान बच्चा कह रहा है कि हम एक्टर हैं और मुझे एक्टिंग फील्ड में आना है। और मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, दीदी मुझे एक्टिंग में आना है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे क्या करूँ, मेरे फॉलोअर्स बढ़वाने हैं, मैं क्या। तो मतलब मैं देख रही हूँ कि इंसान अपने आप पे मेहनत नहीं कर रहा है, वो नंबर्स बढ़ा रहा है, कुछ ठुमके लगा रहा है और एक्सप्रेशन दिखा रहा है, एंड देन उनको एक्टर बनना है। तो कहाँ जाएं हम? तो आपसे कभी किसी ने ये नहीं कहा कि अरे तुम अपने सोशल मीडिया पे ध्यान दो? किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो हमें खुद को ही करना पड़ा। बिकॉज़ अगर हम ये देख रहे हैं कि कुछ जो जुनूनी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स होते हैं, वो देखते हैं कि इनका आजकल मुझे लगता है ना, पहले लोग वो मांगते थे कि अपना प्रोफाइल भेज दो, अब कहते हैं कि अपना इंस्टाग्राम भेज दो जरा। लिटरली आज यही हो रहा है, कितने फॉलोअर्स हैं उसके बेस पे आपकी कास्टिंग हो रही है। तो उनकी कास्टिंग हो तो रही है, बट वही आप देखो ना कि शोज चलते नहीं हैं। मैंने बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस से बात की तो उन्होंने यही कहा कि यार हमारी ना जगह ले रहे हैं इन्फ्लुएंसर, जगह ले लिया, हमारी जगह ले ली है। करेक्ट। और आजकल रियलिटी शोज में भी जाने के लिए यही नंबर्स का खेल है कि तुम्हारे फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, चलो आ जाओ, तुमने ये कंट्रोवर्सी की है, चलो आ जाओ। रियलिटी शो में हम खुद को जाते ना देख शोकेस करने की, यार हम ऐसे हैं, हमारा टैलेंट है, हमें वो दिखाना है। राइट, हम कैसे, हम अपने ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। एक अच्छी खासी जब फैन बेस बन जाती है ना, वो लोग वहाँ पर जाते हैं। हाल फिलहाल में मैंने देखा था अरमान मलिक, कृतिका मलिक के नॉल को, मतलब क्या चल रहा है, मुझे खुद ऐसा फील हुआ एज एन जर्नलिस्ट, मुझे फील हुआ कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो आप, किसको ले रहे हो आप।
तो मतलब आजकल रियलिटी शो भी मुझे लगता है इन्फ्लुएंसर शो बन चुका है। उसी अरमान वाले शो के लिए मुझे भी आया था फ़ोन बिग बॉस के लिए फॉर दिस OTT वाला। तो मुझे जब पता लगा कि मतलब अंदर मतलब ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो जिनको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं कर पा रही हूँ या नहीं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊँगी, और मैं अपने आप को उनके साथ नहीं देख पाऊँगी। तो फिर मुझे बैकआउट करना पड़ा, इंटरव्यूज़ दिए, एंड देन पता लगा कि ये कॉन्टेस्टेंट है अंदर। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, हमें नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं। तो वो भी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। तो हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। राइट कि अगर अच्छा ये फेम मिल रहा है, यहाँ घुस जाओ, यहाँ ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, वहाँ चले जाओ, वो नहीं कर सकते हैं। हमने एक नाम बनाया है, इंडस्ट्री को टाइम दिया है, तो वो ऐसे ही यूँ वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो मतलब आपने बिग बॉस नहीं किया, लेकिन आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा अच्छा था वो? फेम के लिए अच्छा था, एक टर्न मिल जाता, लाइफ को एक नई दिशा मिल जाती। हाँ, बट आप उसको अच्छे वे में देख रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि अच्छे वे में, अच्छे वे में। अगर इन केस अगर वही चीज़ कुछ वहाँ पे बुरा हो जाता, गलत होता, तो बिकॉज़ जैसे विशाल पांडे के साथ हुआ, विशाल पांडे के साथ हुआ, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बन गई। करेक्ट, मतलब एक अच्छा खासा बंदा जिसका एकदम से नाम खराब हो गया बिकॉज ऑफ दैट गर्ल। तो वही है कि मैं बहुत ख़राब करने पे बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ें करने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और आप जो हो आप वो करो। अब बनावटी खेल मत खेलो, बनावटी खेल मत खेलो, वो मेरे से नहीं होता, मुझसे नहीं होता वो बनावटी खेल। अच्छा, ये को स्टार्स के साथ कैसा रिलेशन था? कनिका के साथ आपका कैसा रिलेशन था? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा आपने काम किया, और मैंने देखा है जहाँ तक लीड को लोग अलग ट्रीट करते हैं, फिर उसके जो नीचे आते हैं उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, चाहे वैनिटी वैन्स को लेकर हो या बात करने के तरीके को लेकर हो। मतलब लोग बहुत ही अलग, जहाँ पे आप जिस सेट पर आप काम करते हो बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट किया। तो क्या सच है, क्या थोड़ा सा होता है, भेदभाव होता है? करेक्ट, हाँ होता है। आपके साथ होता है? आपने कनिका की बात की है, गुड्डन शो की तुमसे बात ना की पाया, है, तो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा जो सेट था, जो अपना प्रोडक्शन हाउस था, तो वहाँ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। दैट प्रोडक्शन वॉज वेरी गुड, प्रोड्यूसर वॉज वेरी गुड, और को स्टार्स जितने भी थे, चाहे मेरे जो उसमें भाभी बनी थी, जो जेठानी बनी थी, जो देवरानी बनी थी, जो गुड्डन सास बनी थी, तो उनके साथ मेरा बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग रहा है। तो गुड्डन का भी वो करियर का स्टार्ट था, तो गुड्डन को भी कोई उसको ला करके कोई महल में नहीं बैठाया गया, और ना ही मुझे महल में बैठाया गया। तो इक्वल पेज पे रखा गया, बट अगर आज आप पूछोगे कि कनिका को महल में बैठाया जा रहा है और आपको इधर बैठाया जा रहा है, तो कनिका ने वो चीज़ ग्रैब की है, और जो इंसान ग्रैब कर रहा है, जो इंसान मेहनत कर रहा है, जो इंसान फेम जिसको मिल रहा है, जिसने नाम बनाया है, नाम कमाया है, मुझे लगता है कि उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए। और उससे जो छोटे जूनियर एक्टर्स हैं, जो उनसे छोटा काम किए हैं, छोटे हैं, उनको ऑफेंड नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये इंडस्ट्री है, आप कितने लोगों से ऑफेंड हो गए, आप कितने लोगों से आप जेलस वाली चीज़ें रखोगे, फिर आप हर इंसान से यही चीज़ करोगे, तो आपकी दोस्ती, आपका रिश्ता किसी से बन ही नहीं पाएगा। तो मेरा सेट पर हर बंदे के साथ, चाहे वो टेक्नीशियन में हो, चाहे वो डायरेक्शन टीम में हो, चाहे वो प्रोड्यूसर्स की टीम में हो, चाहे वो साउंड की टीम में हो, चाहे वो एक्टर्स की टीम में हो, मेरा बहुत न्यूट्रल रहा है सबके साथ। मैंने ना बहुत ज़्यादा दिया है, ना बहुत ज़्यादा लिया है, वेरी इक्वल टू एवरीवन। तो मुझे सबसे बहुत प्यार मिला है। कनिका से भी मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही। कभी किसी ने बदतमीजी की आपसे सेट पर? कभी किसी सेट पर जहाँ आपको लगा हो कि यार मुझे छोटा महसूस कराया जा रहा है यहाँ पर, आपको कभी? क्योंकि ये बहुत आम बात है, शायद मेरी भी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है जहाँ मुझे लगता है यार ये क्या चल रहा है यार, अच्छा नहीं लग रहा है, मैं वहाँ से उठ के चली जाती हूँ। तो कभी आपकी लाइफ से हो कि आपको लगा हो कि अब बैक स्टेप करना चाहिए, यार नहीं हो रहा है? तो मैं अपनी स्टार्टिंग का बताऊंगी कि मैंने एक शो साइन किया था, और मैं उस शो का और किसी का नाम मैं नहीं लूँगी, पूछ सकती थी आगे। कंफर्म कर दिया। हाँ। तो वो शो मेरी करियर का स्टार्ट था। हाँ। और मैं शूटिंग करने जाती थी, और मतलब मैंने आपको बताया कि मैं कभी किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए नहीं आई थी कि मैं लीड करूँगी, हीरोइन बनूँगी। मेरे लिए अच्छा काम मैटर करता है, कि ये छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर काम अच्छा होना चाहिए।
और वो कैरेक्टर अपने आप ही बड़ा होते चला गया, तो वो डिफरेंट थिंग। तो मैं गई अपना शूट करने गई, बट वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था ना उस सेट का, इट वाज नॉट गुड। तो वहाँ पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी, बहुत सारी हुई थी, बहुत पंचायती। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा हुआ था, मतलब आप कह सकते हो कि पूरा बिग बॉस का ही सेट था वो। तो वैसा कुछ हुआ था, बट मुझे नहीं पता था कि कैसे ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। मतलब अगर मुझे अभी एकदम से याद आया, जैसे अभी हमने बात करी थी कि आपके साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो वहाँ पे एक छोटी सी चीज़ हुई थी कि ज़बरदस्ती टॉर्चर करना, किसी के पीछे पड़ जाना। तो बहुत ख़राब मेरा एक्सपीरियंस था वहाँ पर। न्यू थी, तो मुझे कैसे बात करनी, किससे क्या बात करनी, मुझे नहीं पता था। तो सामने से प्रपोज़ल आया कि क्या कर रही हो यहाँ पे, क्या चाहिए तुम्हें, पैसा चाहिए, फैमिली चाहिए, चलो मैं तुमसे शादी करूँगा, तो तुम बहुत प्योर लड़की हो। तो मैं बोलूँ क्या, मतलब वो एक पोजीशन पे है और मैं एक छोटी सी एक्टर हूँ। तो मैंने कहा कि कहाँ शूट कर रही थी वैसे आप ये बॉम्बे में ही शूट कर रही थी। कौन सी जगह? मैं बॉम्बे में ही शूट कर रही थी। तो मैं एकदम डर गई। हाँ। तो मैंने कहा कि सर मैं आपको बाद में बताती हूँ, ऐसा करके मैंने बात ख़त्म कर दी। फिर नेक्स्ट डे हुआ, नेक्स्ट डे भी वही सवाल तुमने आया, बताया नहीं? तुमने बताया नहीं। मैं डर के हमारे फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया मैंने। लेकिन फिर मेरे जो साथ में कोई एक्टर था उसको फ़ोन किया गया कि रश्मि कहाँ पे है, रश्मि से बात कराओ। तो मैंने डर के मारे फ़ोन तो लिया, तो तुमने बताया नहीं। मैं एकदम और डर गई। तो उसके बाद फिर थर्ड डे हुआ, तो बहुत हिम्मत करके मैंने उनको बोला कि सर मैं यहाँ पे काम करने आई हूँ, मुझे शादी, पैसा, परिवार ये नहीं चाहिए, मुझे काम करना है। बहुत ईमानदारी से मैंने बहुत ऑडिशन करके मैंने ये फाइनल यहाँ पे आई हूँ। तो मैं नहीं चाहती हूँ कुछ भी ख़राब हो यहाँ पर, और आप मुझसे बहुत बड़े हैं तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। कितने साल मतलब बड़े थे मेरे से काफ़ी, ऑलमोस्ट एज में 15-20 ईयर्स बड़े होंगे वो। तो मैंने उनको बोला कि आप सर बड़े हैं और मैं कहाँ एकदम, आप मेरे पापा की उम्र के हैं। हाँ। मैंने यहाँ तक ये भी कह दिया था। तो उन्होंने बोला कि तो अच्छा ठीक है चलो ओके। अरे मजाक कर रहा था, ओके ऐसे ऐसे करके खत्म। तो बेटा तुम मजाक कर रहे थे 3-4 दिन से? तो ये हुआ, मैंने कहा चलो अच्छी बात है, सेफ ना हो, ठीक है ओके चलो अब काम करते हैं। अब जब काम नेक्स्ट डे हुआ, तो अब वहाँ पर मैं शूट कर रही हूँ, मेरी डायलॉग्स हैं। तो सर ने बोला कि अच्छा रश्मि तुम एक काम करना, यहाँ से उस साइड पे तुमको जाना है, और अच्छा वो मुझे देख भी नहीं रहे हैं, मतलब मेरे को देख के भी बात नहीं कर रहे हैं। तो कहते तुम यहाँ से वहाँ चले जाना और ऐसा होगा। तो मैंने कहा ठीक है सर। उसके बाद एक्शन हुआ और मैं वहाँ से वहाँ गई। तो मैंने देखा ये पूरा झुंड जो मेरे फैमिली का जो मेंबर था वो सब इधर आ रहे हैं और आई एम गोइंग देयर। तो उन्होंने मुझसे बदला लिया, उन्होंने मुझसे पासिंग कराई एज अ जूनियर, मेरी जूनियर जैसी पासिंग कराई वहाँ पर। मैंने उनको देखा वो लोग वहाँ जा रहे हो, मैं जूनियर से पासिंग कर रही हूँ। मैंने कहा ये तो मेरे से बदला लिया जा रहा है यहाँ पे। मैं एकदम डर गई कि ये ऐसे काम होता है क्या इंडस्ट्री में। तो फिर शाम जब पैकअप हुआ तो मैं गई वापस से सर के पास। मैंने कहा सर आप नहीं चाहते मैं काम करूँ, मैं नहीं करूँगी, लेकिन ये काम तो मैं नहीं कर सकती हूँ। आपको प्रॉब्लम है मुझसे तो मैं छोड़ दे रही हूँ, मैं बोल देती हूँ शो को, मैं नहीं करना मुझे। उसके बाद फिर सर ने कहा कि अच्छा नहीं चलो ठीक है नहीं होगा। मैं कहा तो जूनियर वाला काम नहीं कराइएगा मेरे से। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है नहीं होगा, चलो ओके। अगले दिन से फिर मैं ही टारगेट थी। अगर मैं हंसती भी थी तो माइक पे क्या हंस रही हो, क्या दांत निकाल रही हो, क्यों हंस रही हो, डायलॉग हो गया, याद हो गया, चलो देखता हूँ आज कितना तुम डायलॉग बोलती हो। जब आप कोई इंसान आपको ये बोल दे, आप कितने कॉन्शियस हो जाओगे कैमरे के सामने बोलने में। और आपके सामने आपकी को एक्टर्स वगैरह भी सबके सामने मेरे को बार बार टॉर्चर किया जाता था। तो मैं डायलॉग या एक लाइन की भी डायलॉग होती थी तो मैं बार बार याद करती थी बार कि मैं भूल ना जाऊँ कहीं, फिर मेरे को ऐसा डांटना, मेरी बेइज्जती ना कर दे, डांटना पड़ जाए मुझे। तो वो एक लाइन भी बोलने के लिए मैं कम से कम 10 बार 20 बार पढ़ रही हूँ। और जब एक्शन होता था तो उसमें वो कुछ ना कुछ बोल देते थे, टॉर्चर। तो फिर उसके बाद फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं नहीं कर पाऊँगी ये शो। तो फिर मैंने फटाफट ऑडिशन देना शुरू किया दूसरे शो के लिए। जब मैंने ऑडिशन दिया तो लकीली मुझे सहारा 1 का एज अ लीड मुझे फिर जीने की तमन्ना है शो मिल गया। और वहाँ पे सीधे मैंने फ़ोन किया कि मैं दूसरा शो साइन कर लिया मैंने एज अ लीड अपने ईपी को। मतलब मेरे को फ़ोन आया था कि
कल शूट है। तो मैंने डायरेक्टली उनको, मुझे नहीं पता कि मेरे पर केस हो सकता है, मेरा अग्रीमेंट के साथ कुछ किया जा सकता है, मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने कहा मैं लीड कर रही हूँ, मैं वहाँ पे जूनियर का काम करने नहीं आऊँगी। मैंने फ़ोन कट किया और मैं नेक्स्ट डे से अपने मड के सेट पे मैं जाना शुरू कर दिया मैंने। बट कुछ हुआ नहीं उसके बाद? कुछ नहीं हुआ। तो मतलब आप समझो मैंने कैसे कैसे कदम उठाए हैं। कितनी पुरानी बात है? 2015 और 16 के बीच की बात है ये। मतलब 14 में आई लड़की, 14 दिसंबर में आई थी मैं और 15 में ये चीज़ हो गई। तो मतलब आप समझो हर स्टेप पे ना मेरे साथ मुझे सबक दिया गया है, मुझे समझाया गया ये चीज़ें होंगी तुम्हारे साथ, एंड तुम उसको कैसे ले रही हो वो तुम पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं वहाँ पे डर जाती तो आप वही करती और आज शायद आप यहाँ नहीं बैठी होती, राइट? तो मेरा हर कदम कदम पे टेस्ट लिया गया है। बॉम्बे आते ही इतनी सारी चीज़ें भगवान ने दिखा दी मुझे, इतनी सारी चीज़ें कि ऐसा हो गया कि यार मैं घर जाऊँ, मैं काम करूँ, मैं क्या करूँ। मतलब मैं जिस पीजी में शिफ्ट हुई थी उस पीजी में लड़कियों ने मेरा फेक आईडी, फेक अकाउंट बनाया। क्यों? उनको जेलस था क्योंकि वो लोग बहुत टाइम से बॉम्बे में थी, वो लोग काम नहीं कर रही थी और मैं आई थी तो मुझे 2-3 महीने में मुझे काम मिलना शुरू हो गया। तो दे वर लाइक कि यार इसको काम मिल रहा है। औरत ही औरत की दुश्मन है बहन की। तो उन्होंने मेरी फेक आईडी बना दी और न्यूड पिक्चर्स, किसी लड़कियों की फॉरनर्स की न्यूड पिक्चर्स लगा करके नीचे मेरा नंबर लिखते थे वो लोग। मैं शूट कर रही हूँ प्यार तूने क्या किया, मैं सेट पर हूँ और एपिसोड वो था, तो मैं देख रही हूँ कि नाइट शिफ्ट है और मैं शूट करके अपना ब्रेक टाइम हुआ, डिनर टाइम हुआ, तो डिनर अपना वही 11 बजे हुआ था क्योंकि नाइट शिफ्ट थी। तो देख रही फ़ोन आ रहा है, 1 फ़ोन, 2 फ़ोन, 3 फ़ोन, 4 फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन। सोच रही कौन है, क्या है। तो मैंने एक फ़ोन उठाया, मैंने कहा हाँ जी। तो कहते कितना लेती हो। ओह गॉड, मैं शूट कर रही हूँ, शूट के बीच में कोई इंसान बोल रहा तुम कितना लेती हो। शौक लगेगा आपको, तुम कितना लेती हो का क्या मतलब है? तो आपको पूछना चाहिए था ना किस लिए। मैं डर गई, मैंने फ़ोन कट कर दिया, फिर दोबारा आया। अरे क्या यार, आलिया नाम लिखा था। क्या यार आलिया, तुम मतलब तुमने ये पैसा डाला है, तुम्हारा इतना रेट है, तुमने नंबर डाला है, कॉल मी इतने बजे कॉल करना, मैं इतने बजे फ़ोन उठाऊंगी और बात करूंगी और तुम अभी फ़ोन कट कर रही हो, इतना फ़ोन कर रहा हूँ तुम्हें। अब मैं शूटिंग में मेरा मन ही नहीं लग रहा है और मेरे को डर लग रहा है कि यहाँ फ़ोन बज रहा है बार बार, मैं शूट पे हूँ, तो वो भी डिस्ट्रैक्शन था। सुबह रात के 2-3 बजे पैकअप, क्योंकि 2 से 2 की शिफ्ट थी, 2 या 3 बजे पैकअप हुआ। अब मैं अपने घर में जाने से डर रही हूँ कि क्या है ये, बार बार फ़ोन क्यों आ रहा है, कौन है ये लोग। मॉर्निंग हुई, फ़ोन ख़त्म। फिर नेक्स्ट डे शूट पे गई तो देख रही हूँ फिर रात में शुरू हो गया और अभी ना बार बार हो रहा है वो चीज़। अब मैं और एकदम हर चीज़ पे बार बार नंबर आ रहे हैं। तो फिर मैंने क्या किया, प्लान किया कि चलो मैं बात करती हूँ एक बार, देखो मैं है कौन बंदा। मैंने फ़ोन किया, मतलब उसका फ़ोन रिसीव किया। मैंने कहा हाँ जी बोलो, कितना लेती हो। मैंने बोला कितना दोगे। कहता मैं तो इतना मेरा रेट है, मैं ये है, मेरा वो है। तो मैंने कहा अच्छा आप मुझे बताओगे आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, क्योंकि मैंने तो अपना नंबर बंद कर दिया था, आईडी बंद कर दी थी। मैंने ऐसे ही बोला, मैंने उसको घुमाया, बातों में घुमाया। तो कहता नहीं तुम्हारा तो अभी नंबर एक्टिवेट है और फेसबुक पे तुमने खुद ही लिखा है ना इतना टाइम पे कॉल करना ये वो। मैंने कहा नहीं, मैंने तो आईडी बंद कर दी थी, पता नहीं एक बार मुझे भेजोगे क्या स्क्रीनशॉट। तब उसने मुझे, वो बंदे ने, पता नहीं वो बंदा मेरी बातों में आ गया, मुझे स्क्रीनशॉट भेजा और उसमें मैंने देखा कि सारे न्यूड पिक्चर्स थे। नीचे रश्मि गुप्ता, आलिया खान, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा और कॉल, ये टाइमिंग थी कॉलिंग की कि इतने बजे से लेके इतने तक कॉल करना, इतने टाइम पे मैं फ्री रहती हूँ। मतलब ये आपके रूममेट्स का कमाल है। तो अभी तक तो ये भी नहीं पता कि फ्लैटमेट का था, किसका था, मुझे नहीं पता। मैं उसी घर में जा रही हूँ। अभी भी आपको मतलब फिर बाद में पता चला? बाद में मैंने, अब ये बात आपके नंबर पे कंटिन्यूसली फ़ोन आ रहे हैं तो आप कितना परेशान होगे आप सोचो। राइट। आपको फ़ोन बंद करना पड़ा, मेरे काम सारा इस पे रुका हुआ है। तो फिर मैंने बहुत हिम्मत करके मैंने इस बारे में अपने घर में बात करी, मम्मी से बात करी। ओह। मेरी मम्मी ने मुझ पर बहुत, मेरी माँ को मेरे को बहुत ट्रस्ट है। उन्होंने बोला कि एक काम करो, पुलिस स्टेशन जाओ, कुछ भी होगा मैं आऊँगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक माँ का ये कहना तो बहुत बड़ी बात होती है, बात होगी, क्योंकि एक बार के लिए माँ भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी कि तुम बॉम्बे में गई हो, तुमने कुछ किया होगा। लेकिन मेरी माँ ने मुझे ये बोला, माँ ने सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। पता नहीं, और जबकि वो बहुत ऑर्थोडॉक्स है मेरी माँ,
कुछ गलती होती है पहले दूसरों की होगी, उसको नहीं मारेगी, पहले मैं मार खाती हूँ। वो हर सबकी मम्मी की कहानी है। तो इस चीज़ पे मेरी माँ ने मुझे बोला कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ, कुछ भी होगा मैं आऊँगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, खड़ी हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जाओ। क्योंकि नया नया था और कुछ कोई था ही नहीं मेरे आगे पीछे। मैं गई पुलिस स्टेशन ने बोला, पुलिस ने बोला कि ये साइबर क्राइम का मामला है, आपको BKC जाना पड़ेगा। मैं BKC गई, वहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई, ये चीज़ें दिखाई कि ये मेरे साथ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करेंगे, एकदम से सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, वी हैव टू फॉलो द रूल्स। मैंने कहा ठीक है। अब वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे मेरी टेंशन बढ़ रही है क्योंकि रोज़ फ़ोन आ रहे हैं मेरे को। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने मेरा फ़ोन सबमिट किया, तो एक दिन मेरा फ़ोन मुझसे दूर रहा। ओहो। तो काम वाम भी सब बहुत चीज़ें ख़राब हो रही थी। फिर मैंने अपने घर के आसपास साइबर वालों के पास, ये अपने जो लैपटॉप और कंप्यूटर्स जो ठीक करते हैं, जो चलाते टेक्नीशियन होते हैं, उनसे बात करी। मैंने उनको बताया सारी चीज़ें। तो मैंने कहा कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ये ID मुझे जानना है, कहाँ से बना है, क्या हुआ है, कौन है। तो उनसे जब मैंने शेयर करी, क्योंकि उस टाइम पे मैं वो फेस करी थी, तो उनको भी लगा कि शायद परेशान है ये लड़की करते हैं, देखते हैं क्या है। तो उन्होंने हेल्प करी, और जो साइबर क्राइम नहीं कर पाया वो उन लोगों ने फटाक से मेरी ID बंद कर दी, बिकॉज नंबर मेरा ही मेंशन था और मेरे ही नंबर से ID बनी थी। जिन्होंने बनाया था तो मेरे पास कोड आ गया, कोड ब्रेक हो गया, ID बंद हो गई। उसके बाद जा कर के मैं रिलैक्स्ड हुई हूँ। मतलब आप समझ रहे हो, शूट चल रहा है, आपके ही नंबर से उन्होंने आपका ही किया। हाँ, मतलब लड़कियों का काम। हाँ, पता चला किसने बनाया था रूम में? तो उन्होंने बोला कि ये महाड़ा में ही क्रिएट किया गया है। तो अब मैं महाड़ा में ही रहती थी और मेरे तो कोई दुश्मन, मैं बॉम्बे अभी आई हूँ, मेरा दुश्मन कौन हो सकता है। तो मैंने कहा क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मतलब उनका ये प्लान था कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, छोड़ के बॉम्बे, डर के मारे मैं चली जाऊँ, उनका कॉम्पिटिटर बढ़ रहा है। बट कहते हैं ना, ऊपर वाला साथ है। तो आपने वो PG छोड़ी? मैंने तुरंत वो अपना ये फ्लैट छोड़ा और मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। उसके बाद मैंने महाड़ा नहीं लिया, पर अपना लिया मैंने। फिर अपना खुद ले करके फिर शेयरिंग पे रखा किसी को, फिर वैसे जर्नी स्टार्ट करी। तो मतलब आते ही इतनी सारी चीज़ें परोस दी गई ना मेरे आगे। एक डायरेक्टर का ऐसा ऑफ़र, एक काम, एक ये साइबर क्राइम वाला, ये चीज़ें हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हो गई। तो अभी ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। कि आप किस पे ट्रस्ट करो? बहुत ज़्यादा है। मतलब अब कोई मेरे लिए कुछ अच्छा करना भी चाहता है ना, मुझे लगता है नहीं, क्यों करेगा? हाँ, क्यों करेगा, इसको क्या है, मतलब क्यों ही करना चाहता है ये अच्छा। तो अभी बहुत ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा आ गए हैं, बहुत ज़्यादा आ गए हैं। और अब जेनजी जनरेशन हो गई है आज की यूथ, मतलब क्या बोल, मुंह पे पूछेंगे आपको करना है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, डील ख़त्म करते हैं, ऐसा वाला सीन हो गया है। तो अभी हाल फिलहाल में आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने पूछा और आपने मना किया हो? या फिर नहीं, अभी मतलब मैं इतना इंटरेक्शन ही नहीं कर पाती हूँ। मतलब मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ही मतलब एडवांस्ड हो गए हैं बच्चे आजकल के, और बहुत ज़्यादा ही चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। राइट। आ रहे हैं और इजी मनी देख रहे हैं, या इजी काम देख रहे हैं, या पार्टीज़ में उनको लग रहा है कि जाने से ये चीज़ें होंगी, तो उस पर बिलीव कर रहे हैं। राइट। आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या चल रहा है? रिलेशनशिप ऑब्वियस सबका ही ब्रेकअप होता है, सबका ही दिल टूटता है। तो बहुत बुरा था, बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। सब वही बोला ना कि आते ही सब कुछ बुरा 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 परोस दिया। मतलब आते ही ब्रेकअप हुआ था क्या? आते ही ब्रेकअप नहीं, मतलब आई वॉज डूइंग शो फॉर ZTV, और वहाँ पर इट वॉज 2015 और 16 की कहानी है ये। 2 साल मुझे बॉम्बे में हो गए थे, और 2 साल में मेरा कहीं फोकस हिला नहीं रिलेशनशिप को लेकर कि लड़का देखना है, बॉयफ्रेंड बनाना है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ थी। मैं अपने घर का बेटा हूँ। हाँ, राइट। तो ये सब चीज़ें कभी सोची नहीं कि रिलेशनशिप में आना है या देखना है या करना है। तो फिर सामने से प्रपोज़ल आया किसी का, एक्टर का ही प्रपोज़ल आया। मैंने बोला कि नहीं, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप। अरे तुम क्यों ऐसी हो, क्यों इतनी अकड़ू रहती हो? तो 2-3 महीना मतलब बहुत चेज़ किया गया कि मान जाए। मैंने कहा तुम ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो ना भाई। मतलब एक तो बॉम्बे का ये फैशन मुझे समझ नहीं आता है कि तुम एक में हो और तुमको दूसरी भी चाहिए। वाह, ये मुझे समझ नहीं आता है कि आप मैरिड हो लेकिन आपको इधर भी चाहिए। बाहर अफेयर रखना। तो मैरिड थे या फिर? मैरिड नहीं थे, बट अफेयर था। अफेयर था।
बट मेरे सामने ये बातें रखी गई कि नहीं 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 नहीं, मतलब मेरा ब्रेकअप हो चुका है, ज़बरदस्ती मेरे पीछे है, मेरे घर वाले नहीं चाहते हैं उसको, और वो बॉम्बे की है, बॉम्बे वाले वो वाला कल्चर है उसका, आई वॉन्ट सम ऐसी लड़की जो घर को संभाल के रखे। तो वो चीज़ें मैंने कहा भाई कैसी बातें कर रहे हो यार। तो बहुत 3 महीने तक ये सब चीज़ें चलती रहीं, और उसके बाद फिर उसकी मॉम आई हुई थी सेट पर, तो ऐसे बात करने लगी कि अरे रश्मि, मतलब अच्छा है कि तुम मेरे बेटे की फ्रेंड हो, और देखो ना ये जिस रिलेशनशिप में है वहाँ बहुत टॉर्चर हो रहा है, परेशान हो रहा है। तो मैंने कहा उसकी मम्मी भी यही बात कर रही है, मतलब सच बोल मतलब रहा सच है, बोल मतलब रहा है। सच बोल रहा है। मतलब मेरे को लगा हाँ। अरे यार, मतलब फिर तो सही लड़का बोल रहा है, परेशान मैं है। बेवकूफ़ हूँ, मतलब ज़बरदस्ती उसके ऊपर वो हाँ। इल्ज़ाम लगा रही हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, अब ऐसा हुआ तो फिर चीज़ें हुई कि चलो ठीक है, अभी करते हैं बात, अगर बात बनेगी तो ठीक है। और 3 महीने से कोई आपके पीछे लगा हुआ है, तो वैसे मतलब बॉम्बे कुछ- जैसे शहर हाँ। में तो ठीक है, अच्छा ही होगा फिर। तो मैंने हाँ कर दिया, और इट वाज गुड, मेरा अच्छा चल रहा था सब कुछ। 4-5वें महीने से मैंने कुछ चीज़ें गलत होते हुए देखी कि मेरा बंदा फ़ोन बिज़ी, लेट आना, पैकअप हो जाने के बाद भी घर पे नहीं आना। तो थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि एक तो मुझे पता था कि चीज़ें हैं, तो लेकिन वहाँ से ख़त्म हो गई हैं ये भी पता था, बट मुझे ये नहीं पता था कि वापस से वो तार चालू जो है हो सकती वो है। जुड़ जाएगा। ओहो हो। तो जब ये चीज़ें मेरे सामने आई तो मैंने उनको बोला कि ख़त्म हो गया था ना, मतलब अभी कैसे, क्यों? कहते नहीं नहीं, मैं नहीं पीछे हूँ, वही है, ऐसा है वैसा है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये पूरा 6 महीने तक ये ट्रॉमा चलते रहा मेरे साथ, स्टार्टिंग के ही। और आप जब फैमिली में इतनी बड़ी चीज़ खो चुके हो ना, और जब आपके लाइफ में कोई आता है ना, तो आप उसको ना 100% देते हो, राइट? आप उसको सब कुछ मानते हो, आपको लगता है कि नहीं यार ये बंदा मिल गया है तो ये आपका सब कुछ है। और हम लोग जो एक गांव से निकल के आते हैं ना, वो यही सोचते हैं कि ये बंदा है, परफेक्ट है, अब यही होगा जो होगा। एक तो लड़कियां मन ही मन में सब कर लेती हैं, शादी कर लेती हैं, पति मान लेती हैं, बच्चे पैदा कर लेती हैं। ये हम लोग की प्रॉब्लम है, हाँ। ये प्रॉब्लम है हम लोग की। हम लोग ना कभी उनका देखते नहीं है कि वो कैसे नस थे, में ही क्या है है वो। क्या नहीं। हाँ, लड़कियां पागल ही कर होती लेती हैं इस हैं, चीज़ हाँ। में। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन अभी वो चीज़ें ना डबल होने लग गई थी। इधर भी चल रहा था, वहाँ भी चल रहा था। वहाँ तो सब चल रहा था, बट यहाँ और चलने लगा। फिर शायद कहीं ना कहीं से उसको पता लग गया कि मेरे बंदे का अफेयर कहीं और भी हो रखा है, तो उसने मुझे फ़ोन किया। ओहो हो। उसने मुझे फ़ोन किया। हाँ। तो ये मेरे सामने हाथ वो भी एक्ट्रेस थी? इंडस्ट्री फील्ड में थी, बट नॉट एक्ट्रेस। तो हाथ जोड़ के प्लीज़ 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 बोल दो, नहीं है कुछ नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ कुछ नहीं है, बोल दो। मैंने कहा अच्छा, मैंने बोला कुछ नहीं है, हम फ्रेंड्स हैं। मेरा बंदा मुझे बोल रहा है कि बोल दो हमारा कुछ नहीं है, हम फ्रेंड्स हैं। ओह गॉड, और आपने बोल भी दिया, और वहाँ से सब खत्म। वहाँ पे सब चालू है। यहाँ पे मैंने उसको बोला कि क्यों ऐसा, कहता है मैं अपने हिसाब से ख़त्म करता हूँ, तुम रुको, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। उसके फैमिली में ना सब बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो मुझे ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाना जिससे मुझे प्रॉब्लम हो जाए। ओहो। तो मैंने कहा अच्छा, मैं तो बेवकूफ़। मैंने कहा ठीक है। फिर 2 महीना बीता, फिर मैं देख रही हूँ नहीं यार चीटिंग हो रहा है ये तो। अब मैं देख रही हूँ कि अब मैं मिल रही हूँ, मेरे जाने के बाद वो मिल रही है। ये सब आपके आँख के सामने हो रहा है? अब ये मेरे सामने हो रहा है। मैं नीचे लिटरली पार्किंग में ना ऐसे बैठ के देखती थी कि नीचे, इस घर के नीचे देखती थी क्या हो रहा है, कौन आने वाला है, किसका कौन है, क्या वेट करते हैं। देख रही हूँ बंदी अंदर जा रही है घर के, और मैं रोना ना, मतलब बहुत इजी तरीका है लड़कियों के लिए, लड़कियां रो देती हैं, राइट? मतलब रो के निकाल देती हैं या फ्रेंड्स से शेयर कर लेती हैं। फ्रेंड्स नहीं है मेरे, कोई नहीं है मेरा यहाँ पे। मम्मी से क्या बोलूँ? मम्मी को पता था कि आप रिलेशन में? मम्मी से क्या बोलूँ मैं कि मम्मी ऐसा हो रहा है। कहीं ना कहीं इनको हिंट था, मम्मी से मैं कुछ छुपाती नहीं हूँ, कहीं ना कहीं हिंट था, बट इतना कि एक ड्रामा चल रहा है, पूरी लव स्टोरी में तीसरा चौथा सब चल रहा है, इतना नहीं पता था उनको। मैं क्या बोलूँ कि मम्मी मैं मिल के आई हूँ, अभी वो जा रही है।
मैं मिल के आई हूँ, अभी वो जा रही है। ओह गॉड। मतलब इतना बुरा मतलब एक्सपीरियंस रहा। तो अब मैं ना पीजी में हूँ, तो अभी लड़कियाँ हैं और घर पे रो नहीं सकती। राइट, क्या सोचेंगे? रो नहीं सकती मैं। तो मैं ना बैक रोड पे जा करके, लोखंड वाला बैक रोड पे ग्रीन पार्क है, वहाँ पे गाड़ी पार्क करती थी। पेड़ खूब बड़ा सा, बहुत बड़ा पेड़ है, उसके नीचे गाड़ी लगाती थी ताकि शेड मिले मुझे, और वहाँ गाड़ी में बैठ के मैं बहुत रोई हूँ। मतलब अपना पेन मैंने वहाँ निकाला है उस गाड़ी में। तो अभी भी वो इंसान काम करता है इंडस्ट्री में? मतलब मैंने खबर नहीं रखी उसके बारे में, आई डोंट नो। तो रो करके सब कुछ फिर से हिम्मत लगा करके फिर मैं घर जाती थी। मतलब शूटिंग करके आ रही हूँ, पैकअप हुआ, उस पेड़ के नीचे जा रही हूँ मैं रोने के लिए। तो फिर उसके बाद कन्फ्रंट किया मैंने कहा नहीं होगा, मैं बात करूँगी। मैंने इंस्टाग्राम से नंबर निकाला उसकी बंदी का, फिर मैंने बात करी। कहती है नहीं, हम लोग का ब्रेकअप नहीं हुआ था, हम लोगों ने टाइम लिया था एक दूसरे से। और उसने मुझे कहा था कि अगर स्पेस लिया था, और उसने मुझे कहा था कि अगर मेरा प्यार सच्चा होगा ना तो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा। तो वो जो डायलॉग चलता है ना कि अगर तुमसे प्यार करता तो होगा तो आऊँगा वो आएगा, ज़रूर। वापस नहीं जाएगा, वो तुम्हारा ही है, तुम्हारे लिए रहेगा। तो एग्जैक्टली वो डायलॉग यहाँ फिट हो गया आपके साथ। तो फिर वो प्ले बॉय थे वो कहते हैं ना कि एक रिलेशनशिप में, ज़िंदगी में, दुनिया में सबसे बड़ी बेवकूफ़ होती है दूसरी औरत। दुनिया में सबसे बड़ी बेवकूफ़ होती है दूसरी औरत, जिसको लगता है कि उसका मर्द अपनी पहली औरत से बेवफाई करके मुझसे वफा करेगा। लड़कों के लिए पहला प्यार ही होता है। यहाँ पे तो सिनेरियो कुछ अलग था ना। मतलब मैं दूसरी हो गई ना, वो तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में था। तो मैं क्या सोच रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा लड़का, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा आदमी या मेरा मर्द अपनी पहली औरत के साथ बेवफाई कर रहा है और मेरे से वफा करेगा ना। वो उसका होगा ना आपका होगा। तो फिर मैंने कन्फ्रंट किया उसको। मैंने बोला उससे कि मैं हूँ रिलेशनशिप में। तो लड़की ने क्या बोला? वो भी शॉक्ड। लड़की ने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? मतलब बहुत लंबी कहानी है, मतलब पूरा ड्रामा हो गया और लड़की गई, मारा पीटी हुई, चीज़ें हुई, और उसके बाद केस वेस हुआ, सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। गॉड। और इन सब पछड़े में आप भी थी। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहती थी भगवान से, मैं क्यों? मैं तो पीछे भी नहीं गई, मैं तो गई भी नहीं उसके पीछे, मैंने चीज़ भी नहीं किया, मैं बात भी नहीं करना चाहती थी, मैं रिलेशनशिप में भी नहीं आना चाहती थी। क्यों भगवान, क्यों मेरे साथ ही क्यों है? काम पे भी असर आया उसका? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा थी तो मैं अपने काम से नहीं हटती थी, बट उस टाइम पे, ब्रेकअप के टाइम पे थोड़ा सा ऑन ऑफ क्योंकि सीन्स हो रहे थे और मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं परेशान हो जाती थी, बहुत परेशान हो जाती थी। और जितने लोग जानते थे ना, सब यही कहते थे, तुमको तो पता ही था ना कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में तुम क्यों गई? सब मुझे गलत कह रहे हैं, लेकिन उसकी माँ ने और उसने क्या मेरे साथ शेयर किया है वो मैं आपको कैसे बताऊँ? अभी आप तो बिलीव ही नहीं करोगे। तो ये चीटिंग हुई मेरे साथ। तो ये भी एक मेरा भ्रम तोड़ गया कि प्यार जैसी चीज़ें भी ना बेकार की हैं। दूर रहो भैया, दूर रहो। गॉड। तो मतलब अभी ऐसा लगता है कोई प्यार करेगा, रिलेशनशिप में आएगा तो पता नहीं बिलीव होगा, तब से आप सिंगल ही हो। मतलब ऐसा मत, किसी रिलेशनशिप में एकदम डीपली नहीं गए हो। तो कोई ऐसा नॉर्मल आप किसी से अटैच होते हो, देखते अब समझ आता है ना कि अभी उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब देखना है। अभी सब देखना, पूरी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। जो लोग ये बोलते हैं ना कि खुद के बारे में पता नहीं है, लेकिन हमें इनको हमारा सब कुछ जानना। भाई हमें जानना है, हम भुगते हुए इंसान है यार। तुम क्या हो, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, सब नहीं जाना, इसलिए भुगते हम। अब हम जानना चाहते ताकि हमारा फ्यूचर खराब ना हो। तो कोई ऐसा सीन है कि आगे जाके आप? अभी एकदम मैंने ऊपर वाले पे छोड़ा हुआ है कि आएगा तो देखेंगे, अच्छा लगेगा। अच्छा, शादी करने का प्लान कब है? अभी तक प्लान नहीं किया। मतलब ये मैं शादी, लव, मोहब्बत, प्यार सब प्लान नहीं होता। मतलब अभी आपका पूरा ध्यान काम पर है। क्या क्या करने वाले हो आप? इतना सब तो कर लिया है। नहीं, काम तो करना ही है ना। अभी
जैसे मैंने बताया कि अपनी फैमिली को देखती थी, तो बहुत टाइम तक वो चलता रहा और मैं अपना पूरा एंटायर लाइफ मैंने अपने घर वालों को दिया है, आगे भी देने वाली कुछ हूँ। भी थोड़ा खुद के लिए भी करो कुछ। 2024 में अभी 1 साल पहले ही मैंने अपने भाई के लिए और मम्मी के लिए अब ऐसा कुछ कर दिया है घर पर कि अभी मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या किया है? जैसे कि अभी हम लोगों ने शॉप ओपन कर ली है। ओह वाह। तो भाई अभी वो देख रहा है, भाई की शादी हो गई। ओहो, आपसे छोटा है? मतलब ऑलमोस्ट हम लोग सेम ही एज के हैं। क्या मतलब, क्या एज क्या है? एज तो मैं ऐसे नहीं बताऊंगी। डिफरेंस है बट आपको मुझे देख के क्या लग रहा है कि मैं कितने ईयर की होंगी? 25, 26? नहीं 25-26 की नहीं हूँ, बट ठीक है, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। और मैं बताने वाली भी नहीं हूँ। मैं बाद में पूछूंगी। तो फिर ये शादी हो गई, अभी घर पे दुकान हो गई है। तो 2024 के बाद नाउ इट्स माई टाइम फॉर मी कि अब मैं काम करूँगी, मैं अर्न करूँगी, तो मैं अपने लिए अब कुछ कर सकती हूँ। या अब मैं ब्रेक ले सकती हूँ, अगर मुझे अच्छा काम नहीं मिल रहा 2 महीने में घर भी रह सकती हूँ। वाह, वेरी नाइस। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा रिलेशनशिप, शादी और इनसे पे फोकस नहीं कर रही हूँ। अभी काम पे फोकस कर रही हूँ कि बड़ा काम करना है, अच्छा काम करना है। वाह, तो क्या क्या प्लान है किस पे? अभी ओटीटी भी आ गया है यार 2019 के बाद से। ओटीटी भी बहुत अच्छा है, तो कभी प्लान पूरा ऑडिशन, मैं कभी रुकती नहीं हूँ किसी चीज़ पे। मैं सोचती हूँ कि आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखो, आपको जहाँ अच्छा काम आता है वहाँ करो। हाँ मतलब मैंने टीवी से ज़्यादा कभी एक्सप्लोर नहीं किया बाहर निकल के, बट मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ गया है कि जहाँ मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि टीवी वॉज वेरी गुड फॉर मी। टीवी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, एवरीथिंग, पैसा, फेम, नेम, सब कुछ दिया है। तो एक मेरा लाइन बन गई थी। अब मैं उस लाइन को क्रॉस करना चाहती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं ओटीटी पर आऊँ, मैं मूवीज़ करूँ। मैंने एड्स किए हैं, मैंने म्यूज़िक एल्बम किए हैं, तो अभी मैं म्यूजिक एल्बम में तो अभी मैं ओटीटी पे ट्राई करना चाहती हूँ। बिल्कुल ऑडिशंस कर रही हूँ और होपफुली मैं आपको जल्दी कुछ नई खबर सुनाऊँ। होपफुली हम सुने। और एक कमेंट बड़ा मैंने देखा आपके पोस्ट के नीचे, आपके रील्स के नीचे, क्या रेहान रॉय आपके बॉयफ्रेंड है? बताओ आप। ओके, आपने देखा है वो कमेंट? जी। तो आपको क्या लगता है? वो आप बताओगे। आपको क्या लगता है? आप बताओगे। नहीं, रेहान मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। रेहान मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा शो में मेरा भाई प्ले किया था और वो एक बॉन्ड हमारे बीच बन गया और तभी ये सारी चीज़ें आ गई इंस्टाग्राम, क्योंकि वो रील्स वगैरह पे देख के हाँ। फूल देना, गुलाब देना, तो लोगों को लगता है कि यार शायद कुछ हो ऐसा, क्योंकि आजकल ना जितने कपल्स हैं वही ऐसे रील्स बनाते हैं, तो वही कपल फेमस हो जाते हैं एंड देन वो लोग सारी चीज़ें फिर आगे बनाते रहते हैं। तो मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे कंटेंट पे बिलीव करती हूँ, अच्छा कंटेंट है तो रेहान के साथ, चाहे मेरे दूसरे फ्रेंड्स हों उनके साथ, मैं रेडी हूँ बनाने के लिए, बट कंटेंट अच्छे होने चाहिए। लेकिन हाल फिलहाल में तो वो बड़ा फोकस कर रहे हैं, वो सब बना रहे हैं, कर रहा है। हाँ, ये क्या समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो अभी वो फैशन में चला गया है, बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है और मैं चाहूँगी, मैं हमेशा उसको प्रेज़ करती हूँ कि जो भी उसने कोविड के टाइम पे या उसने जिस चीज़ का भी उसने बेनिफिट उठा लिया, वो उसका स्मार्ट, उसका ब्रेन था, उसका दिमाग बहुत, यस। तो वो चीज़ उसने ग्रैब करी है और जो उसका टैलेंट था वो टैलेंट उसका अब दिख रहा है। उसको लग रहा था कि शायद इंडस्ट्री ठीक है, हम काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे, बट इंडस्ट्री से हट के उसको लग रहा था कि यहाँ उसका प्रॉफिट है, यहाँ उसको अच्छा नेम फेम मिल रहा है, तो उसने इसे वहाँ पे किया। तो और वो उस चीज़ में निखर भी रहा है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो। बट हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। अच्छे फ्रेंड्स हैं, हाँ, हो गया है कंफर्म। हाँ, अच्छे फ्रेंड्स। और आगे लाइफ में क्या क्या करने का प्लान है पर्सनल लाइफ में? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे काम पे ही मेरा ज़्यादा फोकस है। अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। काम पे ही फोकस है और हर इंसान काम करना चाहता है, क्योंकि आज बॉम्बे में कॉम्पिटिटर्स इतने ज़्यादा हैं, क्योंकि बॉम्बे ही एक ऐसा हब है जहाँ पे हर सिटी के, छोटा हो चाहे बड़ा हो, यहीं पर आता है, यहीं पर अपना सर्वाइवल ढूंढता है। अच्छा, दोस्ती होती है इस इंडस्ट्री में? दोस्ती मतलब वो जिगरी यार वाली दोस्ती होती है कि नहीं होती है? सब एक दूसरे के खाने के लिए रेडी रहते हैं, तुम्हारा काम हटा हम खाएंगे? दोस्ती बहुत कम होती है। बनी है कोई एकदम अच्छी दोस्त कि जो सुख दुख बनी है मैं घर के दरवाजे पे खड़ी हो या खड़ा हो?
नहीं, वैसा ऐसा इतना क्लोज नहीं हो पाया, बट हाँ 70% तक कहेंगे कि हाँ है, क्लोज है इतना, बट मतलब दोस्ती में ही परसेंटेज देख मतलब 100% नहीं है, क्योंकि नहीं मिला ना, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं, ऐसा कोई नहीं है। दिल वाले कोई नहीं एकदम, हाँ, दिल वाली दोस्ती नहीं है। हाँ, तो वो रोज़ कनेक्शन, रोज़ बात होना या अपनी चीज़ें शेयर करना और देन उसका यहाँ आना या मेरा उसके पास जाना, वैसा कोई नहीं है। बट आपके ऊपर है कि आप दोस्ती कहाँ तक लेके जाती हैं, आपके लिए क्या मैटर करती है और कितना निभाती हैं दोस्ती को, वो बहुत मैटर करता है। और मेरा तो हर चीज़ से ना मेरा फोकस ही उठ गया है कि अभी यहाँ भी बिट्रे बहुत ही होगा, confused हो आप। चीटिंग तो नहीं हाँ। होगी अभी मेरे साथ फिर से। हाँ। तो बहुत डर गई हूँ इस चीज़ से, बहुत डर गई हूँ। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी आएगा ना वो आपको बहुत खुश रखेगा और काम आप ऐसे ही अच्छा अच्छा करती रहेंगी और बहुत सारे पैसे कमाएंगी। एट द एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स। लास्टली अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगी जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? मुझे लगता है ये बातचीत बड़ी अच्छी हुई, एकदम दिल खोल के बातचीत हुई है। हाँ। और मुझे बड़ी अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कॉन्वर्सेशन? ये बहुत बताइए। मज़ा आया। मैंने मतलब ये बातें भी, आपने कहा कि कोई ऐसा फ्रेंड हो जिससे आप शेयर करो, अब मेरे को लग रहा है कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है कि जहाँ मैं बहुत पर्सनल चीज़ें शेयर करी आपसे और बहुत ही ज़्यादा मतलब ये बातें किसी से शेयर नहीं करने वाली थी और मैंने आपसे करी। और जब ये पब्लिक के पास भी जाएगा तो मुझे पता है कि वो भी कनेक्टेड बड़े पॉजिटिव वे में बोलेंगे, क्योंकि आपके साथ जो हुआ है ना, जो लड़कियां हैं जो खुद इस इंडस्ट्री में कदम रखना चाहती हैं, वो जब सुनेंगी तो उनको पता चलेगा भाई ऐसा होता है, यहाँ नहीं जाना है। ऐसे भी लड़के होते हैं, ऐसे भी डायरेक्टर्स होते हैं जो आपको ऐसे कर सकते हैं। आपकी कहानी ही एकदम अलग थी, शायद बहुत ही अपोजिट थी, जहाँ तक आज तक सुनते आई थी ना, वैसी नहीं है कहानी। बहुत अजीब ही कहानी है जो आपके साथ हुई। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं, मुझे अभी पता चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो सुनेंगे उनको भी यही लगेगा कि यार ऐसी भी चीज़ें होती हैं, ऐसा भी होता है। तो मैं यूथ को यही बोलना चाहती हूँ कि ज़िंदगी है, लाइफ है, बिल्कुल मज़े करो, बिल्कुल एंजॉय करो। जहाँ आपको लगता है कि यहाँ अच्छा होने वाला है, बिल्कुल जाओ, उस चीज़ को ग्रैब करो, पार्टीज़ करो, मस्ती करो, सब कुछ करो, लेकिन अपने माँ बाप को मत भूलो। आज के टाइम पे ना चीज़ें थोड़ी, कनेक्शन जो हो रहा है ना बच्चों में, माँ बाप में, बहुत मिसिंग है। मतलब माँ और बाप अगर आपको आवाज़ दे रहे हैं ना, आप जाओ, क्योंकि वो होते हैं तो आपको उनकी कदर नहीं होती है, और जब नहीं होते हैं तो मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं तरस गई हूँ सुनने के लिए। मतलब मैं पापा नहीं कह सकती। सबकी ज़िंदगी में ये हर्डल्स होते हैं, मतलब लोग अपने माँ बाप को खोते हैं, ज़िंदगी परमानेंट नहीं है। बट मैंने तो बहुत छोटे पे खो दिया, तो मैं पापा नहीं बोल सकती किसी को, पापा नहीं बोल सकती। और ना मैं ये सुन सकती हूँ कि पापा ने वहाँ से आवाज़ लगाई है। कभी नहीं होगा वो चीज़ वापस आ ही नहीं सकती है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जितना भी टाइम आप हर चीज़ में करते हैं ना, वो टाइम अपने माँ बाप के साथ भी शेयर करें और उनका सपोर्ट बने, उनको प्यार करें, क्योंकि ज़िंदगी तो कट रही है उनके बिना भी। ज़िंदगी तो मेरी कट रही है आपके बाद भी, लेकिन जिसमें पापा नहीं है वो बात नहीं है। बात नहीं। लास्टली शायरी तो बनती है, अब इमोशनल मत होइए, शायरी तो बनती। तो शायरी किससे सुना है सुनाऊं मैंने, मैं? शायरी बड़ा आप कहती हैं। तो अभी इसमें ही मैं बीच में आप कहीं ना कहीं इसको ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने अभी प्यार पे आपको सुनाया कि दुनिया में जो सबसे बेवकूफ़ औरत होती है, दुनिया में जो सबसे बेवकूफ़ औरत होती है वो दूसरी औरत होती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसका मर्द अपनी पहली औरत के साथ बेवफाई करके उसके साथ वफा करेगा। वाह 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 वाह, एक और शायरी बनती है। इसी बात पे हम शायरी एक और सुनेंगे। तो और मैं आपको सुनाऊं तो पापा पे ही, जैसे मैंने अभी बोला कि ज़िंदगी तो कट ही रही है आपके बाद भी, ज़िंदगी तो कट ही रही है आपके बाद भी, लेकिन पापा के बिना अब वो बात नहीं। वाह,
तो लास्टली मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ जितना भी प्यार दे सकते हैं ना अपने माँ बाप को प्यार दीजिए। मैं खो चुकी हूँ, जहाँ मम्मी है, लेकिन अब सोचो ना, अब उनसे जब प्यार लेने का टाइम आया तो मैं उनसे कितना दूर हूँ। मुझे उनके पास जाना है, उनके पास रहना है, लेकिन जिम्मेदारियाँ इतनी है कि यहाँ रहना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं रश्मि, आप बहुत आगे जाएंगे एक दिन, और आप जब पीछे मुड़ के देखेंगी तो आप कहेंगे अरे ये भी हुआ था, अरे छोड़ो, ऐसी चीज़ें अब आप करेंगी। और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप ऐसे ही आगे और काम करती रहें, ऐसे ही आपका नाम रश्मि गुप्ता होता रहे। और रश्मि, आपसे बात करके बहुत मज़ा, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।